Hello aspirants, welcome to Bureaucrats Blueprint. So today we are going to start the economy section of Current Affair Magazine 2025 Vision IS. Okay, so let us begin with the first topic. First one is the Multidimensional Poverty Index. First topic of the economy is multidimensional poverty. Sorry for the index one, but we will also study about the index also at the end. So here is the news which is saying that United Nations Development Programme UNDP and the OPHI Oxford Poverty and Human Initiative released the 2025 Global Multidimensional Poverty Index report. So these are the two institutions which you will have to remember that these two institutions used to publish the report of Global Multidimensional Poverty Index. Okay. So what are the key highlights of all those multidimensional poverty indexes we are going to see over there. So first one is the सी यहाँ पर क्या दे रहा है कि 1.1 बिलियन पॉपुलेशन it is 18.3% out of 6.3 billion people access across 109 countries live in acute multidimensional poverty. ओके तो यहाँ पर ये कह क्या रहा है कि अराउंड 18.3% पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की दैट इज 1.1 बिलियन वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित है इस समय. ठीक है, सीवियर मीन्स कि ये सीवियर पॉवर्टी होती है, एक्यूट मीन्स यहाँ पर ये सीवियर और एक्सट्रीम पॉवर्टी है. ओके, एंड नेक्स्ट वन व्हाट इज दिस सेइंग दैट almost half of all multidimensionally poor people globally live in just 6 middle income countries. तो वही बता रहा है कि जितने भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित लोग हैं उनमें से ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रह रहा है, कुछ 6 मिडल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं. वो 6 मिडल इनकम कंट्रीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज दी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड तंजानिया. दीज आर द 6 कंट्रीज इन विच हाफ ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पावर पीपल इज लिविंग. And next one is 27.8% of all the children live in multidimensional poverty, more than double the rate among adults. Okay, so जितने भी multidimensional poverty persons हैं उनमें से 27.8% क्या है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ children हैं. And these are the actually basic factual details which you don't have to remember that much, but you will have at least a basic idea about that, whether it is going upward trend or downward trend. You will have to remember that one only. Okay, so we are seeing the next one, poverty and climate change hazards. कि पॉवर्टी जो है यहाँ पर इस समय मल्टी डायमेंशनली और उसका मीन्स की क्लाइमेट हैजार्ड्स की वजह से ही वो कितना पॉवर्टी अफेक्ट हो रहा है ये इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है. तो पॉवर्टी एंड क्लाइमेट शॉक क्रिएट डबल बर्डन. सी यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसी फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंसान कोई पर्सन ऑलरेडी पॉवर्टी से ग्रसित है और उसके ऊपर से ये जो क्लाइमेट है क्लाइमेट का शॉक है उसके ऊपर जब पड़ रहा है तो वो डबल बर्डन हो जा रहा है उस पर्सन के ऊपर. वो किस तरीके से हो रहा है अभी हम फर्दर देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे. तो पॉवर्टी ड्राइव्स एक्सपोजर टू क्लाइमेट हैजार्ड्स, दस इन रिटर्न रीइंफोर्स प्रोलॉन्ग पॉवर्टी. तो क्लाइमेट हैजार्ड्स की वजह से पॉवर्टी और भी एक्सट्रीम हो जा रहा है. इससे क्या हो रहा है कि जो उनका पॉवर्टी का साइक्लिसिटी है वो और ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जा रहा है. मीन्स कि वो उससे निकलने की बजाय और भी ज़्यादा उसमें चले जा रहे हैं पॉवर्टी में. वो किस तरीके से हो रहा है अभी प्रोसीजर वो अभी हम आगे देखते हैं नेक्स्ट वन. ठीक है, नियरली 8 in 10 पीपल लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 887 million out of 101.1 billion globally are directly exposed to climate hazard. सी यहाँ पे क्या बता रहा है कि आउट ऑफ 887 मिलियन 1.1 बिलियन में से ये 887 मिलियन पर्सन क्या है डायरेक्टली एक्सपोज हैं क्लाइमेट हैजार्ड से. वो कौन कौन से क्लाइमेट हैजार्ड से वो अभी हम देखते हैं. क्लाइमेट हैजार्ड्स वाइल एक्सपीरियंसिंग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी. ओके, मीन्स की क्लाइमेट हैजार्ड से भी वहाँ पर फेस कर रहे हैं वो और काफ़ी ज़्यादा सीवियर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से भी उसमें फेस कर रहे हैं. दीज इंडिविजुअल्स फेस अ ट्रिपल और क्वाड्रिपल बर्डन. मीन्स आप समझ रहे हैं ना कि 3 गुना और 4 गुना तक बर्डन उसका फेस कर रहे हैं. ऑफन फजेजिंग limited assets and minimal access to social protection systems, amplifying the negative effects of the shock. जी उनके ऊपर क्लाइमेट का भी बर्डन पड़ रहा है. जिस तरीके से डिजर्टिफिकेशन हो रहा है तो उनको माइग्रेशन करना पड़ जा रहा है. और कुछ कुछ कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि सी अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है सी लेवल बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है. तो जो कोस्टल एरियाज के जो पर्सन्स वगैरह हैं जो सिटीजन्स वगैरह हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि सी लेवल बढ़ जा रहा है. ये रीज़न है. तो उनको वहाँ से माइग्रेट करके प्लेन के एरिया में आना पड़ रहा है इनफैक्ट और दूर जाना पड़ रहा है. मीन्स कि मिडल कॉन्टिनेंट की तरफ जाना पड़ रहा है. तो ये एक उनका एक मेन सबसे बड़ा इशू है. और यहाँ पर सब सहारन क्या है, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया आर आइडेंटिफाइज एज ग्लोबल हॉटस्पॉट अकाउंटिंग फॉर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन रीजन अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट हैजार्ड्स. सी
क्या बता रहा है ये सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया में जो पर्सन है ये एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बना है। यहाँ पे ये दो रीजन जो है ये ग्लोबल हॉटस्पॉट है जहाँ से कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट हैजार्ड्स पॉवर्टी इन इंडिया। ये क्या दिखा रहा है ये देख लेते हैं अभी हम। 2005 to 6 55% ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया वर पुअर। तो 2005-6 की डेटा क्या बता रहा है कि 55% अराउंड पीपल क्या है वो पुअर है। द शेयर प्लमेटेड टू 16.4% इन 2019 to 2021 एंड रफली 414 मिलियन पीपल लेफ्ट पॉवर्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 2005 एंड 6 के रिलेटिव में 1921 के जो डेटा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्रीजमेंट हुआ है। मीन्स कि पहले 55.1% थे, अब जो कि डिक्रीज होकर क्या हो गया है 16.4%। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट को दिखाता है। और सी ये सब क्या है इंडेक्सेस वगैरह हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है और चीज़ों को कम्प्रिहेंसिवली इंक्लूसिव ग्रोथ किया गया है। गाँव-गाँव में जाकर एक रिमोट एरियाज़ में भी एक्सेस मिला है लोगों को। इसकी वजह से पॉवर्टी डिप्रीवेशन तो ऑलरेडी मतलब मीन्स कि पॉवर्टी को क्या किया गया है काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर इसके रेट को। तो ये हमारा क्या हो गया एक अचीवमेंट ही है। ओके, मेथोडोलॉजी टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये यहाँ पर क्या बताना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जो एक मेजर करने का तरीका होता है उसका क्या क्या मेथड्स हैं वो देख लेते हैं अभी हम। डेप्रीवेशन इंडिकेटर, तो डेप्रीवेशन का जो है डेप्रीवेशन हो रहा है उनका इंडिकेटर क्या क्या है ये देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बिगिन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डेप्रीवेशन प्रोफाइल। तो इनका क्या बनाएंगे डेप्रीवेशन प्रोफाइल बनाएंगे हर एक हाउस होल्ड के लिए और जो उसमें पर्सन रह रहे हैं उनके लिए भी। कवरिंग 10 इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर 10 इंडिकेटर्स रहेंगे और उन 10 इंडिकेटर्स का जो मेजर चीज़ें रहेंगी उनमें क्या क्या रहेंगे हेल्थ रहेगा, एजुकेशन रहेगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहेगा। ऑल इंडिकेटर्स आर इक्वली वेटेड विद इन ईच डायमेंशन। की अभी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इंडिकेटर्स को शो किया गया है कि सभी का इक्वल वेटेड रहेगा हर एक डायमेंशन में। सी यहाँ पर डायमेंशन ये 3 डायमेंशन है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इट शुड बी लाइक इन दिस मैनर। अ पर्सन्स डेप्रीवेशन स्कोर इज सम ऑफ द वेटेड डेप्रीवेशन। ये यहाँ पर काफ़ी थियोरेटिकल चीज़ें दी हुई हैं इकोनॉमी की, उसको भी हम छोड़ते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंसिडेंस। ये दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ। बस ये आप याद रखिएगा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वैल्यू रेंज कहाँ से होती है 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, जिनमें से अगर हायर द वैल्यू इंप्लाइज हायर पॉवर्टी। इसके अगर जितना ही हम 0 के पास में जाएंगे, जितना ही 0 के पास करीब आएगा ये इंडेक्स का नंबर, उतना ही ज़्यादा पॉवर्टी इंक्रीज रहेगा। एंड देन हम लोगों को अप्रोच क्या करना है कि 0 के करीब जाए, मीन्स 0 करना है हम लोगों को पॉवर्टी। तो 0 के पास जितना रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से डायमेंशन है देखिए। हेल्थ का डायमेंशन है। हेल्थ में क्या है इंडिकेटर्स, यही बता रहा था ना अभी, ये तीन डायमेंशन है। इन 3 डायमेंशन में से टोटल 10 इंडिकेटर्स हैं। तो हेल्थ वाले में कौन सा इंडिकेटर है? न्यूट्रिशन है। क्या दिखा रहा है? एनी एडल्ट अंडर 70 ईयर्स ऑफ एज और एनी चिल्ड्रन फॉर हुम देयर इज न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इज अंडर नरिश्ड। तो कोई भी एडल्ट है अगर 70 ईयर्स के अंदर है और कोई भी चिल्ड्रन है जिसके लिए क्या है कि न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इज अंडर नरिश्ड, तो उसको न्यूट्रिशन सही से नहीं मिला है, वो अंडर नरिश्ड है उस फैमिली में, तो वो क्या हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का एक इंडिकेटर में उसका काउंट हो जाएगा। ठीक है, इसका वेट कितना है 1.1/6। आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर एजुकेशन के लिए सॉरी लास्ट वन के लिए भी जो हेल्थ वाला ही था उसमें सेकंड वन इज द चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये क्या बता रहे हैं? एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज डाइड इन द फैमिली इन द 5 ईयर्स प्रोसीडिंग द डेट ऑफ द सर्वे। तो ये क्या बता रहा है कि कोई भी चाइल्ड है जो इसका एज 18 ईयर से कम है और जिस दिन ये सर्वे हो रहा है उससे प्रीसीडिंग उसके पास्ट के 5 ईयर्स की बात बता रहा है। अगर कोई डेथ हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा ये भी एक इंडिकेटर में काउंट हो जाएगा कि हाँ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उसका कंट्रीब्यूशन है। एंड सेकंड वन इज द एजुकेशन, ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। ईयर ऑफ स्कूलिंग में क्या बता रहा है कि कोई भी नो हाउस होल्ड मेंबर एज्ड स्कूल एंट्रेंस एज प्लस 6 ईयर और ओल्डर हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 6 ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो कोई भी अगर हाउस होल्ड का मेंबर है जिन्होंने अगर स्कूल एंट्रेंस एज के टाइम पे ही उन लोगों ने अगर स्कूल में एंट्रेंस नहीं लिया है या फिर 6 ईयर और ओल्डर का कोई चाइल्ड है और वो एटलीस्ट 6 ईयर का स्कूलिंग नहीं किया हुआ है तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहा है। स्कूल अटेंडेंस में क्या दिखा रहा है? एनी स्कूल एज चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज एट विच ही और शी शुड कंप्लीट द क्लास 8। तो अगर क्लास 8 तक के कोई कंप्लीट करना चाहिए जिस एज तक, अगर उस क्लास तक उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, अटेंडेंस नहीं दिया है, तो वो भी काउंट कर रहा है यहाँ पर। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या दिखा रहा है कि कुकिंग ऑयल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट। So these are the things which you will have to remember. There is no need to worry about it. And moving on to the next topic, नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सी इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच वाज रिलीज्ड बाय
which was released by what, which organization? There are two organizations which I have make you remember na, just recall it, which two organization which we have remembered about the who used to release the multinational poverty index. There are two organizations. First one is the OPHI. Here it is written na, OPHI, and second one is the UNDP. These are the two organizations which used to publish the multinational poverty index report. And here it is the नीति आयोग नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट पब्लिश करता है। इसका क्या मेथोडोलॉजी है वो देख लेते हैं हम कि कौन कौन से मेथड से ये पब्लिश करता है। इट यूजेस इंटरनेशनली एक्लेम्ड एल्कायर फोस्टर मेथड। ये क्या बता रहा है कि एल्कायर फोस्टर मेथड से ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करता है। आल्सो यूज्ड इन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी निकालने के लिए भी एल्कायर फोस्टर का ही मेथड यूज किया जाता है। रिमेंबर दिस मेथड, this method's question can be asked in prelims. Retaining all the 10 indicators from the global multidimensional poverty index and incorporating 2 additional indicators, that is maternal health and bank accounts. तो जितने भी 10 इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उतने तो रहेंगे ही, प्लस एडिशनल 2 और इंडेक्सेस हैं। ये आपको याद रखिएगा, 2 और इंडिकेटर्स हैं। वो कौन कौन से इंडिकेटर है? फर्स्ट वन इज द मैटरनल हेल्थ एंड सेकंड वन इज द बैंक अकाउंट। दीज आर द 2 एडिशनल indicators which Niti Aayog had updated it in National Multidimensional Poverty Index. National Multidimensional Poverty Index वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, लाइक ग्लोबल मीन्स कि जिस तरीके से ग्लोबल का होगा उसी तरीके से सिमिलर वे में इसका भी होगा। हेड काउंट रेशियो H एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज इंडिकेटेड बाय द A. Indicators like the global MPI India's multinational poverty index has 3 equally weighted dimensions like health, education and standard of living. यही 2-3 चीजें दिखाई गई है which are represented by 12 indicators. और ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स थे? 10 इंडिकेटर्स थे। इसमें 2 एक्स्ट्रा कौन कौन से हो गए हैं? मैटरनल हेल्थ एंड बैंक अकाउंट। दीज आर द 2 एडिशनल। और इसके बारे में ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेसिक से छोटा सा इन्फोग्राफिक्स है, वो देख लेते हैं अभी हम। फर्स्ट वन इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वही जो बेसिक चीजें दिखाई थी अभी न्यूट्रिशन के लिए 1/6, एंड देन चाइल्ड एडोलेसेंस एंड मोर्टेलिटी 1/12, एंड थर्ड वन इज द मैटरनल हेल्थ। एंड एजुकेशन में क्या है? ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस हो गया। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या है? कुकिंग ऑयल हो गया, सैनिटेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, बैंक अकाउंट। These are the information which is given over here. So coming on to the conclusion, 2025 Global Multidimensional Poverty Index underscores that poverty is no longer a unidimensional challenge. So what it is saying that कि क्या बोलते हैं कि पॉवर्टी क्या है, एक यूनिडायमेंशनल चैलेंज नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से भी पड़ता है, और भी जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, रीजनल फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स के तरफ से भी पड़ता है कि क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं पॉवर्टी के। Challenging the income deficiency, but a complex wave of interlinked deprivation in health, education, and standard of living, now further aggravated by the climate. India's remarkable reduction in the multidimensional poverty. Multidimensional poverty reflects the effectiveness of targeted welfare interventions and inclusive growth strategies. However, sustaining the progress demands a paradigm shift towards the resilience-oriented development. तो यही बता रहा है कि इंडिया का अभी जो मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो परसेंटेज था, काफ़ी ज़्यादा मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी थी यहाँ पे इंडिया में। 2005-2006 का डेटा भी हम लोगों ने देखा, जिसमें 55.1% क्या बोलते हैं कि था मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा परसेंटेज की, इतने परसेंटेज पर पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे इंडिया की जो कि मल्टीडायमेंशनली पुअर है। बट वो बढ़ के घट के कितने पे आ गई है? 16.4 आई गेस, which we had read on the previous page. Okay, so these are the things which you will have to remember and mug up, or don't you have to mug up, you will have to just think and brainstorm your thoughts and data which I had provided. Okay, moving on to the next topic. Next topic is the Nobel Prize in Economic Science 2025. Actually, this is a very interesting topic, so you will have to remember this one. Okay, why in the news? The Swedish Riksbank Prize in Economic Science 2025 Nobel Prize in Economic Science was awarded to Joel Mokyr, Philip Aghion, Peter Howitt for explaining the innovation-driven economic growth. So they are what explaining that इनोवेशन के थ्रू, इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ की, इनोवेशन के थ्रू जिस तरीके से इकोनॉमी में ग्रोथ आता है, इस चीज को उन लोगों ने बताया है, इन 3 लोगों ने। फर्स्ट वन इज द जोएल मोकिर, सेकंड वन इज द फिलिप एगियन, थर्ड वन इज द पीटर हॉविट। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया है कि इससे पहले हम इस इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं कि जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स देती है वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है? स्वेरिज रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये इंस्टीट्यूशन देती है हमें। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1968 में हुआ था। स्वेरिज रिक्सबैंक जो कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उन्हीं की तरफ से ये दिया जाता है। इट इज वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइजेस एस्टेब्लिश्ड बाय, इट इज नॉट, यहाँ पे ये रिमेंबर करने वाली जरूरत है कि इट इज नॉट वन ऑफ द 5 नोबेल प्राइजेस एस्टेब्लिशमेंट बाय द अल्फ्रेड नोबेल्स विल इन 1895।
तो 1895 में जो अल्फ्रेड नोबेल का विल था जिसके थ्रू 5 नोबेल प्राइजेस दिए जाते थे, ये उनमें से नहीं है, ये डिफरेंट है। मीन्स कि ये अल्फ्रेड नोबेल्स के विल से डिफरेंट है, ये जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स दिया जाता है। ओके, दिस यू विल हैव टू रिमेंबर। एंड अवार्डेड बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, तो इनकी तरफ से ये अवार्ड किया जाता है। इसका फर्स्ट रिसिपिएंट कौन था इस अवार्ड का? रैगनर फ्रिश एंड जैन टिनबर्गेन 1969 में इन्होंने पाया था। और इंडिया के जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, वो क्या थे, यहाँ पर नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स पाए हुए थे 1998 में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। वो कंट्रीब्यूशन उनका कौन सा था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी। जी, आपको याद रखना है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड सोशल चॉइस थ्योरी, इस चीज़ के लिए अमर्त्य सेन, जो कि इंडिया के फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जो कि पाए हुए हैं नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में। स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द लॉरेट्स, तो जो अभी हम लोगों ने नाम देखा है कि जोएल मोकिर देखा हुआ है, फिलिप एगियन देखा हुआ है, और वन मोर इकोनॉमिस्ट, सॉरी, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉवेट। दीज आर द 3 इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इनके बारे में देख लेते हैं अभी हम कि उनका इस कंट्रीब्यूशन क्या है। जोएल मोकिर का कंट्रीब्यूशन क्या है? प्री रिक्विजिट्स फॉर द सस्टेन्ड ग्रोथ। ये क्या बता रहा है? कोई भी इकोनॉमी में सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें बहुत पहले से ही रिक्वायरमेंट होती हैं, जिसका जो रिक्वायर होती है किसी इकोनॉमी में सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए। ही वाज अवॉर्डेड फॉर हैविंग आइडेंटिफाइड द प्री रिक्विजिट्स फॉर द सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर टेक्निकल एडवांसेज टू ड्राइव सस्टेन्ड ग्रोथ। 3 की एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट। तो 3 की एलिमेंट्स प्रेजेंट रहने जरूरी हैं। फर्स्ट वन इज द जॉइंट इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मीन्स कि जॉइंटली क्या होना चाहिए? इवॉल्व करना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी का, दोनों का जॉइंट इवोल्यूशन होना चाहिए। सेकंड वन इज द मैकेनिकल कॉम्पिटेंस एंड द थर्ड वन इज द सोसाइटी ओपन टू चेंज। तो कोई भी सोसाइटी है जो कि ओपन रहनी चाहिए कि कोई भी अगर नया चीज़ें आ रही हैं उसमें, तो उसमें अडाप्ट करने के लिए कैपेबिलिटी हो और वो चेंज कर सके अपने आप को। मीन्स कि रूडिमेंट्री तरीके से, ऑर्थोडॉक्स तरीके से जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उनको अडाप्ट करके चेंज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस सोसाइटी में। एंड मैकेनिकल कॉम्पिटेंस होना चाहिए उसमें। एंड फर्स्ट वन इज द जॉइंट इवोल्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होना चाहिए? जॉइंट इवोल्यूशन होना चाहिए। होल्ड ऑन, यस। तो हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देख लिया किसका, यहाँ पर जोएल मोकिर का कंट्रीब्यूशन देख लिया। एंड जॉइंटली इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं जो 2 और इकोनॉमिस्ट हैं। फर्स्ट वन इज दी फिलिप एगियन एंड सेकंड वन इज पीटर हॉविट। थ्योरी ऑफ द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर नेम में ही सजेस्ट कर रहा है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कोई भी चीज़ें अगर क्रिएट कर रही हैं तो वो बाद में उसका अल्टीमेट इम्प्लाई क्या होगा कि वो डिस्ट्रक्ट भी कर देंगे उन चीज़ों। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का चीज़ें दिखा रहा है कि लेट अस कंसीडर दैट कि एक टाइम पे क्या होता था 1970s 80s के टाइम पे कि कोई भी चीज़ें अगर वर्क कर रही हैं, बैंकिंग में कर रही हैं या फिर शेयर मार्केट में कर रहा है, बीएससी एनएससी में कर रहा है, किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ें जैसे वर्किंग हो रही थी पहले उस टाइम पे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हर एक चीज़ें अपग्रेड होती गई। तो कंप्यूटर का एडवांसमेंट आ गया। कंप्यूटर के एडवांसमेंट आने के बाद में अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि एआई से बहुत सी चीज़ें इम्प्लाई हो जा रही हैं, ठीक है? तो जिस तरीके से पहले मैनुअल वर्क होता था एंड देन मशीनरी आई एंड देन फिर कंप्यूटर आया एंड देन फिर एआई करने लगी है, तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो पहले प्रोडक्टिविटी होती थी किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी होती थी, उस प्रोडक्टिविटी में तो इंक्रीज़ आया, लेकिन उस प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ आते-आते क्या हो गया कि जो पर्सन्स का जो वर्कफ़ोर्स रहता था यहाँ पर, मैन का जो वहाँ पर वर्क रहता था, फ़ोर्स रहता था उसमें, उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो गया क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर इस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू हर एक चीज़ें करने लगे। तो जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई बट वो क्रिएट तो हो रहा है, प्रोडक्टिव तो हो रहा है, लेकिन इकोनॉमी में जो वर्कफ़ोर्स है, वर्कफ़ोर्स को कम करते जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जॉब के लॉसेस हो रहे हैं और भी चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या कर रहा है, कुछ चीज़ें क्रिएट तो कर रहा है, मीन्स कि प्रोडक्टिव तो हो रहा है, बट वो जॉब के लॉस कर दे रहा है, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। तो यही चीज़ें बता रहा है कि थ्योरी ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये देख लेते हैं। दे वर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर मैथमेटिकल मॉडल फ्रेमवर्क फॉर द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन डेवलप्ड इन द 1992। तो ये चीज़ें उन लोगों ने 1992 में ही डेवलप कर दिया था। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर अ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट एंटर्स द मार्केट मेकिंग ओल्डर प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट एंड कॉजिंग कंपनीज सेलिंग देम टू लूज आउट। वही चीज़ें बता रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर दूसरे एग्जांपल के थ्रू बता रहा है कि अगर कोई मार्केट में प्रोडक्ट है और उससे बेटर प्रोडक्ट अगर मार्केट में आ जाता है तो वो जो पुराने वाला प्रोडक्ट है उसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो उनको काफ़ी मीन्स की चीप रेट पे या फिर इकोनॉमिकल रेट पे उन लोगों को सेल करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, लूज हो गई। वही बता रहा है यहाँ पर।
दिस प्रोसेस इज क्रिएटिव बिकॉज इट इंट्रोड्यूसेस समथिंग न्यू। तो वो प्रोसेस क्या है कि वो कुछ नया प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स की मार्केट में कुछ नया आ रहा है, समथिंग न्यू आ रहा है। एंड डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट आउट कम्पीट्स द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो इसके पहले जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसको आउट कम्पीट कर दे रहा है, उसको मार्केट से बाहर कर दे रहा है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ये आप चीज़ें लर्न कर सकते हैं। और इनके दो जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिक साइंटिस्ट हैं, उनको लर्न कर सकते हैं। उनका नाम फिलिप एगियन एंड पीटर हॉवेट, एंड द फर्स्ट वन इज द जोएल मोकेर। One of the key element of their model stated that companies are incentivized to invest in research and development by temporary monopoly through the patent. However, patent do not protect firm from competitor making a new patentable innovation. तो इस तरीके से बता रहा है कि कंपनी को किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है कंपनीज को, और टेम्पोरेरी मोनोपोली थ्रू पेटेंट, कि जिनको क्या बोल रहे हैं कि टेम्पोरेरी मोनोपोली ले लेते हैं वो, कोई भी कंपनी रहता है वो टेम्पोरेरी मोनोपोली कर लेता है पेटेंट के थ्रू, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको पेटेंट करा लेता है और एक टेम्पोरेरी मोनोपोली हो जाता है। हाउएवर पेटेंट्स डू नॉट प्रमोट अ प्रोडक्ट फर्म फ्रॉम देयर कंपटीटर मार्केट। तो जो उनका मार्केट में कंपटीटर होता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर पेटेंट करा लिया है तो कोई मार्केट में कंपटीटर होता है तो उससे प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। रीजन क्या है यहाँ पर कि कोई भी चीज़ अगर पेटेंट कराया हुआ है तो उससे मिलती ही जुलती कोई और प्रोडक्ट बना देगा, सिमिलर सा बना देगा, नॉट एक्जैक्टली दैट वन बट एक सिमिलर सा प्रोडक्ट बना के वो अपना पेटेंट करा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो उस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा ही, मीन्स की काफ़ी ज़्यादा कम सिमिलैरिटी होती है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है बट एक्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो इससे क्या हो रहा है कि उनका जो पेटेंट होता है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है कंपटीटर मार्केट मेकिंग में। जो उनके कंपटीटर हैं वो सिमिलर सा प्रोडक्ट बना दे रहे हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट कर दे रहे हैं, जिस तरीके से वो भी अपना प्रोडक्ट पेटेंट करा ले रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उनका जो पेटेंट है वो प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ बता रही है यहाँ पर। रोल ऑफ इनोवेशन एंड नॉलेज इन ग्रोथ। तो यहाँ पर इनोवेशन और नॉलेज का क्या है रोल, ये दिखा रहा है ग्रोथ में। ओके, फर्स्ट वन इज दी बूस्ट प्रोडक्टिविटी, सेम इनपुट जनरेट्स ग्रेटर आउटपुट, एक्जैक्टली द सेम थिंग। अब देख रहे हैं कि जिस तरीके से पहले मैनुअल वर्क होता था एंड देन फिर मशीनरी आ गई, स्टीम इंजन आ गया, एंड देन धीरे धीरे कंप्यूटराइजेशन आ गया, इंटरनेट आ गया, एंड फिर अभी इस टाइम पे करंटली क्या चल रहा है, एआई चल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सेम इनपुट दे रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा ही हमें आउटपुट मिल रहा है। इनफैक्ट हम लोग इनपुट भी कम दे रहे हैं बट आउटपुट हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इन OECD countries, UK, USA, 2/3 to 3/4 of the labor productivity growth came from intangible research and development, software innovation and ICT 1995 to 2006। ये बता रहा है कि ये जो OECD कंट्रीज हैं उनमें क्या हो रहा है, 2/3 एंड 3/4 जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो कहाँ से आ रही है, इंटेंजिबल तरीके से आ रही है। इंटेंजिबल मीन्स कि कोई भी उसमें पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कोई भी मैनुअल मैन नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इनोवेशन इनके थ्रू आ रहा है यहाँ पर। इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है इससे। न्यू मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, बेटर फूड, इंटरनेट, इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज द ट्रांसफॉर्म इकोनॉमीज इनटू नॉलेज बेस्ड सिस्टम। तो इकोनॉमी को किस तरीके से किया जा रहा है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है। कंट्रीज इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, कोई भी कंट्री से अगर इन्वेस्ट कर रहा है, मीन्स कि अभी क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना एजुकेशन में, आईसीटी में, मतलब कि एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। लाइक साउथ कोरिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ, सी साउथ कोरिया क्या कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसका स्पेंडिंग क्या है, 4.9% ऑफ द जीडीपी क्या है यहाँ पर साउथ कोरिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इंडिया का कितना है, ये आप अभी सर्च करके या फिर मेमोराइज करके बताइएगा कि क्या है इंडिया का कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्पेंडिंग है विद दी जीडीपी। एक्सपीरियंस, फास्टर जीडीपी ग्रोथ एंड हायर इनकम मोबिलिटी, वर्ल्ड बैंक्स नॉलेज इकोनॉमी इंडेक्स। ओके, एंड next one is the encourages entrepreneurship and high value job. India's startup economy created 1.5 lakh startup and 17 lakh direct job up till December 2024. Promotes sustainable and inclusive growth. So renewables, onshore wind and solar, the most cost effective option for new electricity generation. तो electricity generation करने के लिए सबसे most cost effective क्या है इसमें, जो ऑनशोर विंड है और सोलर जो चीज़ें लगी हुई हैं उस तरीके से क्या हो रहा है, मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है यहाँ पर इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए। दैट इज IRENA 2024। ये एक हमारा प्रोग्राम है। रोल ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इकोनॉमी, तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का जो रोल है इकोनॉमी में वो देख लेते हैं। बूस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल में रादर देन कन्वेंशनल fuel and energies, displacing the traditional combustion engine and creating new markets for batteries and clean energy। तो एक नया मार्केट क्रिएट कर रहा है ना बैटरीज के लिए और क्लीन एनर्जी के लिए, कि इस तरीके से क्या हो रहा है, फेज मतलब कि ट्रांजिशन हो जा रहा है ओल्ड एंड ऑर्थोडॉक्स मटेरियल एंड जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी, जो व्हीकल्स होते थे, उनसे क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक नए तरीके से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आ रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो ओल्ड वाले प्रोडक्ट हैं उनकी तो वैल्यू क्या हो जा रही है, डाउन हो जा रही है।
एंड देन न्यू वन इज द अप हो जा रही है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ये चीज़ें नई क्रिएट हो रही हैं एंड देन ओल्ड वन इज द डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंपटीशन। इंडिया डिजिटल रिवॉल्यूशन, यूपीआई आया है, फिनटेक आया है, ई कॉमर्स आया है, डिस्ट्रप्टेड ट्रेडिशनल बैंकिंग एंड रिटेल, इंक्रीजिंग इंक्लूजन एंड ग्रोथ। तो वही बता रहा है कि जो पुरानी चीजें रहते थे उनका क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है एंड द न्यू वन इज द construction, reallocation of resources, high rates of firm entry and exit, over 10% in US and improve efficiency of production factor across unit, improves labor productivity growth। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्म लोग क्या कर रहे हैं कि हाई रेट हो रहा है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा एंट्री और एग्जिट क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जा रहा है। ओवर 10% इन US एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर अक्रॉस यूनिट एंड लेबर ग्रोथ। तो किसी कोई भी फर्म हो रहा है किसी भी कंट्री में क्या कर रहा है कि किसी भी तरीके से एग्जिट हो जा रहा है, किसी भी तरीके से एंट्री हो जा रहा है, मीन्स उसका काफ़ी ज़्यादा इजीली तरीके से हो जा रहा है एंट्री एंड एग्जिट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेबर प्रोडक्टिविटी आ रहा है, ग्रोथ हो जा रहा है, इसमें लेबर प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिक रेजिलियंस, कोविड-19 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेटेड इनेबलिंग वर्कफोर्स एंड कॉमर्स ग्रोथ। तो कोविड-19 में क्या हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कोविड-19 के थ्रू क्या हुआ था कि जब काफ़ी ज़्यादा जो मतलब जो पूरा ग्लोबलाइजेशन है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है, उनमें क्या होता है हर एक चीज़ें का माइग्रेशन वगैरह स्टॉप हो गया था, लोगों का आना जाना। तो जब इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पीक पे हो गया कि सब चीज़ें डिजिटली होने लगी। तो ये क्या था कि हमारे लिए कि एक आपदा में अवसर, मीन्स की एक अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए डिजास्टर में। तो ये एक था। ओके, गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। तो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इनोवेशन में और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द रिसर्च एंड आरडीआई स्कीम प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर रिसर्च विथ 1 लाख करोड़ फंड। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड मिल रहा है गवर्नमेंट के एंड से। सेकंड इज द अटल इनोवेशन मिशन डेवलप्स इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल वाइड बाई नीति आयोग। ओके, सो दिस वन इज द अटल इनोवेशन स्कीम। थर्ड वन इज द डीप टेक फंड डीप टेक क्या है, डीप टेक फंड ऑफ फंड ₹10,000 करोड़ फॉर कटिंग एज रिसर्च एंड स्टार्टअप स्केलिंग। तो रिसर्च एंड स्टार्टअप स्केलिंग के लिए डीप टेक फंड मिल रहा है, फंड मीन्स के फंड ऑफ फंड मिल रहा है ये 10,000 करोड़ का। थर्ड वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पॉलिसीज। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पॉलिसीज कौन सा है, पीएलआई स्कीम है ये, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सेकंड इज सेमीकंडक्टर मिशन हो गया। थर्ड वन इज द इंडिया एआई मिशन ड्राइव टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है कि कोई भी अगर कंपनी है, कोई भी अगर प्रोडक्शन यूनिट है, जिनमें क्या हो रहा है कि अगर वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करेंगे तो उसके हिसाब से उनको और भी इंक्रीज करके क्या मिलेगा, उनको फंड मिलेगा गवर्नमेंट के एंड से। ये हो गया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एंड दिस वन इज द स्टार्टअप एंड रिसर्च सपोर्ट। तो स्टार्टअप और रिसर्च के लिए क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, प्रिज्म स्कीम एंड पीएम रिसर्च फेलो प्रमोशन रिसर्च। इसके थ्रू क्या मिलेगा, स्टार्टअप में और रिसर्च में सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट के एंड से। एंड नेक्स्ट वन इज द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। Yes, digital infrastructure initiatives, Digital India, Startup India, and Make in India. These are the initiated by the Digital Infrastructure Initiative. Next one is the international collaboration. So ICT, you all know that with US for the semiconductor partnership with Japan and Quinn by Quid. Last one is the thematic mission like national strategies on blockchain, Arawat quantum mission, and deep tech policies. These are the flagship mission by the government of India in the field of the technology. And what is the conclusion of all those things which I have read right now? Economic growth stems from both innovation and strong fundamentals. तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से, मेन का इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टेम कौन कौन सा होता है, फर्स्ट वन इज द इनोवेशन एंड सेकंड वन इज द फंडामेंटल ग्रोथ। ये दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एक बाइंड करेगा। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन एंड हेल्थ बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये क्या हम लोगों को बूस्ट करेगा, प्रोडक्टिविटी में बूस्ट करेगा। वाइल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिल्ड्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी होती है वो एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, मीन्स की लाइक जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया और नेशनल इनकम वगैरह हो गया। ये सब चीज़ें क्या कर रही है, मैक्रो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं ये अगर स्टेबल रहेंगी, जो फॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं इन्वेस्टर करने के लिए, उनको क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ इस कंट्री में इन्वेस्ट करने लायक है, तो सो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंट्री ओनली। ओके, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन फर्दर ड्राइव इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। तो अगर रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, ग्लोबली इंटीग्रेशन होगा, फर्दर ड्राइव इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, तो जिससे क्या होगा कि इंडस्ट्री भी एक्सपेंड करेगी, एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर।
Sustaining this momentum requires a proactive approach, fostering openness, managing disruption, resisting protectionism, and ensure coherent policies and investing in research and secure long term prosperity. हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो प्रोटेक्शनिज्म वगैरह है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से जो ट्रेड वगैरह है, ट्रेड में कोई बैरियर नहीं लाना चाहिए, जिस तरीके से एक कम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, सभी कंट्रीज का होगा। सो इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए इन ऑर्डर टू सिक्योर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी ऑफ all the countries as a whole. Okay, next one is the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana. This one is also the flagship scheme of government of India. This has been announced in union budget, I guess 24-25 or 25-26. Let's see. The Prime Minister launched the Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana initiative to revolutionize Indian agriculture by making it more productive, sustainable, and financially rewarding for the farmers. So we are going to study about this scheme. So what is the Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana? It was announced during the Union Budget of 25-26, as I have already told, and draws inspiration from the Niti Aayog Aspirational District Program. तो नीति आयोग के जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ये इसी से इंस्पायर होकर इस स्कीम को लाया गया है. It consolidates 36 existing agricultural schemes across 11 ministries, including PM Kisan, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना with multiple benefits referable. So what it is saying that कि इस स्कीम को लाया गया है 36 एग्जिस्टिंग जो स्कीम थे उसके अम्ब्रेला स्कीम के अंडर में, मीन्स की 36 एग्रीकल्चरल स्कीम थी और 11 मिनिस्ट्रीज को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल स्कीम में लाया गया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. इस स्कीम को लाया गया है उन सभी जितने भी स्कीम्स थे उन सभी को कंबाइन करके, और जो कंबाइन करके लाया गया उन कंबाइन में से जो फ्लेक्सिबल स्कीम्स थी वो कौन कौन सी थी, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके एक साथ में बना दिया गया है पीएम धन धान्य कृषि योजना. ओके, इस चीज़ के लिए फिट द कन्वर्जेंस विल आल्सो इंक्लूड स्टेट स्कीम्स एंड लोकल पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर. तो जो कन्वर्जेंस हो रहा है इनके अलावा भी और भी स्कीम्स वगैरह हैं जो छोटे छोटे हैं उन सभी को कन्वर्ज कर दिया जा रहा है, और उनमें से कुछ स्टेट स्कीम्स भी हैं, मीन्स की बहुत ज़्यादा ढेर सारी स्कीम है, सभी के बारे में नहीं लिखा गया है. तो ये जो 3 फ्लैगशिप स्कीम्स है, पीएम किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड थर्ड वन इज द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये 3 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं. ओके, to support 1.7 crore farmers, particularly small and marginal farmers owning less than 2 hectares of land, who constitutes 86% of India's farming population. तो इनकी कौन से फार्मर्स के लिए लाया गया है, जिनका काफ़ी स्मॉल लैंड होल्डिंग है उनके लिए लाया गया है. ये मीन्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1.7 करोड़ फार्मर्स आ जाएंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स. और इसको आप मेमोराइज कर दीजिएगा कि इसका ड्यूरेशन है 6 years का. यू विल हैव टू मेमोराइज दिस ओनली. ओके, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इट इज फॉर 6 years. Mark my words, if in exam you will come across this question only. This is for how many years? Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana. This is appointed for how many years? Okay. Financial outlay. What are the financial outlay? Annual budget of 24,000 crore for 6 years, totaling 1.44 lakh crore. तो 24,000 करोड़ हर ईयर यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसको रिम्बर्स किया जाएगा, और टोटल में 1.44 लाख करोड़ यहाँ पर रिम्बर्स किया जाएगा. 40% फॉर, जिनमें से क्या होगा, 40% सब्सिडीज के लिए यूज किया जाएगा, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा, एंड 20% क्या किया जाएगा, लोन्स के लिए, एंड 10% फॉर द ट्रेनिंग एंड मार्केट सपोर्ट के लिए. इसका कवरेज क्या क्या है, 100 अंडर परफॉर्मिंग स्टेट्स को, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट को लिया जाएगा, जहाँ पर कौन कौन से इशूज हैं, जहाँ का लो क्रॉप यील्ड है, क्रॉप का लो यील्ड हो रहा है, यहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज. उत्तर प्रदेश का यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत. फोकस ऑन रीजन विथ लो क्रॉप यील्ड, यहाँ पर यही बता रहा है. एग्जांपल क्या है कि वीट यील्ड बिलो 3.5 टन पर हेक्टेयर नेशनल एवरेज. तो यहाँ पर नेशनल एवरेज से कम है 3.5 टन पर हेक्टेयर से, वहाँ पर इस चीज़ को फोकस किया जाएगा. मॉडरेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी फीवर देन 1.55 क्रॉप साइकिल पर ईयर. तो यहाँ पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट है या फिर लोअर है, वहाँ पर फोकस किया जाएगा. एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट वगैरह की, जहाँ पर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, किसानों को लोन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पर इन सब चीज़ों को एक्सपेंड किया जाएगा. इसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होंगे, वेमेन फार्मर्स होंगे, यंग फार्मर्स अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्म टेक्निक, जो यंग फार्मर्स हैं जो मॉडर्न फार्म टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना एग्री बिजनेस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वेंचर्स, फार्मर्स इन लो प्रोडक्टिव एरियाज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एलाइड सेक्टर वर्कर्स. तो इन सब चीज़ों के लिए ये कौन कौन से हैं, इनके बेनिफिशियरी हैं इस स्कीम के अंतर्गत. सिग्निफिकेंस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है और कंसोलिडेशन है वो देख लेते हैं. इट विल रिजॉल्व डुप्लीकेशन एंड इनएफिशिएंसी. तो ये क्या करेगा कि डुप्लीकेशन और इनएफिशिएंसीज को रिजॉल्व करेगा. 45% ऑफ
capital expenditure in agriculture is actually utilized for asset formation indicating low expenditure efficiency। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वहाँ से फंड रिइम्बर्स किया जाता है, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 45% क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो पा रहा है एसेट फॉर्मेशन के लिए। तो ये क्या है कि लो एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी है, मीन्स वहाँ पे 100% रिइम्बर्स किया जा रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ 45% क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज नॉट एंड रेस्ट अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज। तो ये क्या हो रहा है, इनएफिशिएंट है यहाँ पर एक्सपेंडिचर। Sectors like water supply, transport, etc. allocate more than 75% of capital towards asset formation। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 75% ऑफ द टोटल क्या हो रहा है यहाँ पर एसेट फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज हो रहा है, और बाकी मेन चीज़ों के लिए जो सीड परचेज हो गया, यहाँ पर फार्मर्स को ट्रेनिंग देना हो गया, एंड क्या बोलते हैं कि एसेट परचेज करने के लिए हो गया, ट्रैक्टर्स वगैरह हो गया, फिर हार्वेस्टर वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों के लिए तो पैसे मिल ही नहीं पा रहे हैं, मीन्स की यूटिलाइज नहीं किया पा रहा है एक एफिशिएंट मैनर से। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, एंड देन फॉर दैट वन ओनली इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना। ओके, एंड की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, यहाँ पर कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो देख लेते हैं। क्रॉप यील्ड यहाँ पे इंक्रीज करना है 20 to 30% थ्रू क्वालिटी इनपुट एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड इज द रिड्यूस्ड मानसून डिपेंडेंस, तो यहाँ पर मानसून का डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है और एक स्प्रिंकलर या फिर और भी तरीके से मैकेनिज्म को यूज करना है। थर्ड इज द बिल्ड स्टोरेज टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बिलो 5%। यहाँ पर क्या करना है कि स्टोरेज को बनाना है जिससे क्या होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो सके और वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बना के रखा जा सके उनके क्रॉप्स को। नेक्स्ट वन इज द डबल फार्मर्स इनकम बाई दी 2030। तो 2030 क्या करना है, फार्मर्स के इनकम को डबल कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, सपोर्ट विमेन यूथ एंड अलाइड सेक्टर्स, तो इन सबको सपोर्ट करना है, मैकेनाइजेशन को यहाँ पर करना है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, और सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स पल्सेस ऑल सीड, इन सब चीज़ों में क्या करना है, सेल्फ सफिशिएंट करना है, मीन्स आत्मनिर्भर बनाना है, स्पेशली इन पल्सेस, क्योंकि पल्स क्या कर रहे हैं, इंडिया क्या है पल्स का मैक्सिमम कंज्यूमर है, मैक्सिमम इम्पोर्टर है एंड मैक्सिमम एक्सपोर्टर भी है। तो इसको क्या करना है, मेन को पल्सेस को क्या करना है, हम लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है पल्सेस में। और उसके की बेनिफिट्स क्या है और इम्पैक्ट क्या क्या है ये देख लेते हैं। क्रॉप यील्ड में, क्रॉप यील्ड्स में क्या है, 50 to 80% डिस्काउंट ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड इक्विपमेंट्स लाइक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पर ये एस्पेक्ट है और ये हम लोगों को क्या करना है, बेनिफिट देना है, 50 to 80% डिस्काउंट देना है हाई यील्डिंग सीड्स पे, ताकि लोग जो फार्मर्स वगैरह हैं वो हाई यील्डिंग सीड्स को परचेज कर सकें, और इससे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होगी। और बायो फर्टिलाइजर्स में भी यहाँ पे क्या फार्मर्स को क्या करना है, मीन्स की सब्सिडीज वगैरह देना है, ताकि उनको ईजिली तरीके से वो अपने क्रॉप को यील्ड कर सकें। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे ऊपर कि 20 to 30% इससे क्या होगा, हम लोग को मोर आउटपुट मिलेगा। फाइनेंशियल एड भी देना है, शॉर्ट टर्म लोन्स देना है, एंड देन स्टोरेज के लिए भी वहाँ पे स्पेसेस देने हैं, और एक प्रॉपर वेयर हाउस वगैरह देना है, जिससे क्या होगा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो सकें। तो ये क्या करेगा, हमारे 20% ऑफ द क्रॉप्स जो यहाँ पर खराब हो जाते थे, रॉट हो जाते थे, वो सेव हो जाएंगे। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराना है, सब्सिडाइज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को क्या करना है, जो चीज़ें होती हैं जो इतनी महंगी होती हैं उनको सब्सिडाइज करना होगा। तो जिससे क्या होगा कि 30 to 50% ऑफ द वाटर, ग्राउंड वाटर, स्पेशली ग्राउंड वाटर, इट इज गोइंग टू सेव। ओके, नेक्स्ट वन इज द मार्केट एक्सेस। तो मार्केट का एक्सेस देना है, फ्री एक्सेस टू डिजिटल मार्केट लाइक ई-नैम जो गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है, और न्यू PMDDKY एप्स फॉर डायरेक्ट सेल टू बायर्स। तो कोई भी अगर फार्मर वगैरह है तो उसको जाके परेशान ना होना पड़े मंडी में जाकर या कहीं भी मार्केट में। इसके लिए क्या होगा, ई-नैम पोर्टल रहेगा और एक नया ऐप आएगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐप। तो वहाँ से वो बायर्स को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं हायर प्राइसेस, जहाँ पे उनको हायर प्राइसेस मिलेगा, और मिडल मैन का मीन्स कि कोई बिचौलिया रहेगा तो उसका कोई झंझट नहीं रहेगा। नेक्स्ट वन इज द मॉडर्न स्किल ग्लोबल एक्सपोजर, फ्री वर्कशॉप बाई KVKC, कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह है, जो फ्री वर्कशॉप वहाँ पर दिया जाएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट पार्टनर्स ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मैकेनाइजेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज। फुल्ली फंडेड इंटरनेशनल ट्रिप फॉर 500 फार्मर्स। तो 500 फार्मर्स को क्या किया जाएगा, पिक करके, और फुल्ली फंडेड जो उसका रहेगा, पूरी तरीके से फंड करके इंटरनेशनल ट्रिप दिया जाएगा, जहाँ से वो लर्न कर सकें एडवांस टेक्नोलॉजीज इन कंट्रीज लाइक इजराइल में। मीन्स कि इजराइल में देखिए यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन वगैरह और एडवांस टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो फार्मिंग होती है, उन सब चीज़ों को वो लर्न कर सकें, जो फार्मर्स को यहाँ पर फुल्ली फंड करके इंटरनेशनल ट्रिप पे भेजा जाएगा। एंड जापान में भी भेजा जाएगा, जहाँ पर प्रिसीजन फार्मिंग जहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, एंड इसराइल का ड्रिप इरीगेशन फेमस है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ द स्कीम। इसका डिजाइन क्या है और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है इस स्कीम का, वो देख लेते हैं। नेशनल लेवल पे क्या है, ओवरसाइट फ्रॉम नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, 2 टीम्स टू बी फॉर्म्ड एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे 2 टीम्स फॉर्म किए जाएंगे,
वन अंडर यूनियन मिनिस्टर्स एंड अनदर अंडर सेक्रेटरीज एंड डिपार्टमेंट ऑफिसर। तो दो मिनिस्टर, दो यहाँ पर क्या किया जाएंगे, सेंट्रल लेवल पे कमिटी टीम को फॉर्म किया जाएगा। स्टेट लेवल पे क्या रहेगा, इसका नोडल कमेटी रहेगी एक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या रहेगा, डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति लेड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान will be prepared by the district collector with the support of the agriculture universities and Niti Aayog. Use of digital dashboard, farmer app, the district ranking system, key performance indicator to ensure transparency. Central nodal officer appointed for each district to conduct regular field visit, monitor progress and coordinate with the लोकल टीम्स। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे किया जाएगा, एक स्टेट के लेवल पे किया जाएगा, और एक सेंटर के लेवल पे किया जाएगा, एक स्टेट के लेवल पे किया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे किया जाएगा, ताकि एक होलिस्टिक तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सके और ग्राउंड लेवल तक के फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिल सके इस स्कीम का। ओके, what are the conclusions which we can draw from all these things? The PM धन धान्य कृषि योजना इंश्योर स्कीम का कन्वर्जेंस करना है। यहाँ पर वही जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये जो स्कीम्स पड़े हुए हैं, उसके साथ साथ और भी जो स्टेट के कुछ छोटे स्कीम्स वगैरह हैं, और भी जो स्कीम्स वगैरह हैं, उन सभी को कन्वर्ज करना। स्कीम का कन्वर्जेंस हो गया। और डेटा ड्रिवन प्लानिंग होगा यहाँ पर, कि जो डेटा मिलेगा हम लोगों को मीन्स कि कोई फार्म वगैरह से जो वहाँ का डेटा मिलेगा, सॉयल हेल्थ का डेटा मिलेगा, हर एक डेटा को और प्रिसीजन फार्मिंग करके, डेटा ड्रिवन करके, मीन्स कि डेटा को कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान किया जाएगा फार्मिंग को। एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, बट उनको एफिशिएंटली हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो रिसोर्सों को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है और एफिशिएंट वे में यूज़ करना है, जो कि फोस्टर करेगा इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड फार्मर वेलफेयर, मीन्स कि फार्मर के वेलफेयर को और प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करेगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी इनहेंस करेगा थ्रू होलिस्टिक सस्टेनेबल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। यहीं सभी चीज़ों को लेकर एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन को वो टेक्नोलॉजी के थ्रू इनहेंस करेगा, इनेबल करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। ओके, so what is in the news? Prime Minister of India recently launched the mission for Atmanirbharta in Pulses, the Lan Atmanirbhar mission. So this is the mission which is launched by the Pradhan Mantri of India. Okay, key features of the mission for the Atmanirbharta in Pulses. तो कौन कौन से यहाँ पर फीचर्स हैं इस आत्मनिर्भरता पल्सेस के लिए, वो देख लेते हैं। बूस्ट, यहाँ पर बूस्ट क्या करना है हमें, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो इंपोर्ट हो रही है फॉरेन कंट्री से उनको डिपेंडेंस को काफ़ी रिड्यूस करना है, अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, हम आत्मनिर्भर बनना है और सेल्फ सफिशिएंट बनना है इन पल्सेस बाई December 2027 तक हम लोगों को ये चीज़ें इंप्लीमेंट करना है। और इसका भी ड्यूरेशन, रिमेंबर दिस थिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स वन, इसका ड्यूरेशन 6 ईयर्स है, 2025, 26 टू 2030, 31। ओके, इसके लिए फाइनेंशियल आउटले कितना किया गया है, 11,440। एंड लास्ट वन इज द मिशन ऑफ, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके लिए कितना किया गया था, उसके लिए कितना किया गया था, 11.44 आई गेस लाख करोड़। ओके, एंड मिनिस्ट्री, अंडर विच मिनिस्ट्री दिस प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता इन पल्सेस किसके मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फोकस क्रॉप कौन कौन सा है यहाँ पर, तुअर दाल है, उड़द दाल है एंड मसूर दाल है, ये 3 दालें हैं इनको एक फोकस किया गया है इन 3 दाल पे। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, टेलरिंग इंटरवेंशन टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ ईच क्लस्टर। बेनिफिट इसमें कौन कौन से होंगे, टू बेनिफिट 2 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट करना है, और गारंटीड प्रोक्योरमेंट रहेगा यहाँ पर, जिससे क्या होगा कि एक फर्स्ट वन इज द क्वालिटी सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, जो क्या करेगा हमें एक इनहेंस्ड वैल्यू चेन में सपोर्ट करेगा। एंड अदर इंटेंडेड बेनिफिट्स कौन कौन से और इंटेंडेड बेनिफिट्स हैं, यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट किया जाएगा और सॉइल हेल्थ फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की जाएंगी, मीन्स कि सॉइल में फर्टिलाइजर्स का यूज मिनिमल होना चाहिए। क्रिएट सब्सटेंशियल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज को और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाएगा। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन इज दी इंटरक्रॉपिंग को प्रमोट किया जाएगा और क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाएगा, ताकि उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और सॉइल की हेल्थ भी बेटर हो सके। यहाँ पर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी कौन कौन सी है, सीड डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सीड को डेवलप किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 126 लाख क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड दिया जाएगा। फ्री प्रोविजन ऑन 88 लाख सीड किट्स टू फार्मर, तो यहाँ पर जिनमें से 88 लाख सीड किट क्या दिया जाएगा, फ्री रहेगा, फ्री प्रोविजन रहेगा उसके लिए। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग एंड डिसेमिनेटिंग हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट एंड क्लाइमेट रेजिस्टेंट पल्सेस वैराइटीज, ये इन सब चीज़ों से एफिलिएटेड रहेंगी ये सीड्स वगैरह जो पल्सेस वगैरह हैं वो।
यहाँ पर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड रहेगा उसका, इसका यील्ड ज़्यादा रहेगा उसमें, और पेस्ट रेजिस्टेंट रहेंगी, और जो कि क्लाइमेट भी रेजिलियंट रहेंगी। एंड एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट कौन कौन सा रहेगा, मीन्स कि 100% प्रोक्योर कर लिया जाएगा तुअर दाल का, उड़द दाल का और मसूर दाल का एमएसपी पे, एट एमएसपी फॉर 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स तक क्या किया जाएगा, इनको एमएसपी पे परचेज कर लिया जाएगा, जितने भी क्रॉप्स रहेंगे सभी को प्रोक्योर कर लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, नेफेड एंड एनसीसीएफ विल प्रोक्योर फ्रॉम फार्मर्स इन पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ठीक है, पीएम आशा के अंडर जो आ रहा है प्राइस सपोर्ट सिस्टम, उसके अंडर में प्रोक्योर किया जाएगा इनके पल्सेस को। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ स्टेट। तो स्टेट का यहाँ पर क्या रोल है, टू इंश्योर effective implementation, state will prepare rolling 5-year seed production plan with breeder seed authentic production and monitored by ICAR and quality assurance maintained through साथी portal, not very much important at this time। पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पर वैल्यू चेन क्या है कि 100 प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग यूनिट यहाँ बनाया जाएगा हार्वेस्ट होने के बाद में, सपोर्टेड बाय सब्सिडीज ऑफ अप टू 25 लाख पर यूनिट। यहाँ पर सब्सिडी मीन्स कि हर एक यूनिट पे 25 लाख रुपीज़ का सब्सिडी दिया जाएगा जो हार्वेस्ट हो जाने के बाद में, जो उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग यूनिट है उनके ऊपर। ओके, इस समय स्टेटस क्या है यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, वो देख लेते हैं। पल्सेस का प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इम्पोर्टर है। किस चीज़ का, पल्सेस का। टॉप 3 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पर, कंट्रीब्यूटिंग 22.1% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, एंड सेकंड वन इज द महाराष्ट्र, थर्ड वन इज द राजस्थान, अकाउंटिंग फॉर नियरली 55% ऑफ इंडियाज पल्स प्रोडक्शन। और इसमें कौन कौन से सीजन में होते हैं, यहाँ पर खरीफ में भी होते हैं, रबी में भी होते हैं और समर्स में भी होते हैं। खरीफ में कौन कौन से होते हैं, खरीफ में होते हैं पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, माइनर पल्सेस लाइक मॉथबीन, राजमाश एंड हॉर्स ग्राम। सी ठीक है, ये आपको रिमेंबर करना है। यहाँ पर खरीफ क्रॉप में कौन कौन से होते हैं और रबी में कौन कौन से होते हैं, सभी समर में कौन कौन से होते हैं। रबी में कौन कौन से होते हैं, चिकपी, लेंटिल, फील्ड बीन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, एंड इन समर इट इज द ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम। ओके ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से पल्सेस हैं, चिकपीज हो गए हैं, पिजन पी हो गए हैं, ग्रीन ग्राम हो गए हैं, ब्लैक ग्राम हो गए हैं एंड लेंटिल हो गए हैं। ठीक है, और प्रोडक्शन में इसमें ट्रेंड क्या रहा है अभी तक, प्रोडक्शन में इंडिया में प्रोडक्शन में पल्सेस का उसका ट्रेंड क्या रहा है कि 192.55 लाख टन से यहाँ पर क्या किया गया है, इंक्रीज हुआ है, और इसमें कितना हो गया है 244.93 लाख टन, ये क्या गया है यहाँ पर इंक्रीज हो गया यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, ये 2014 फाइनेंशियल ईयर का था और ये 2024 फाइनेंशियल ईयर का है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है यहाँ पर पल्सेस का। नीड फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस में, तो पल्सेस में क्या कह रहा है, आत्मनिर्भरता की नीड है। इनसफिशियंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, इनसफिशियंट है, हैज़ नॉट कीप्ड पेस विद द डिमांड, जितना हमारा डिमांड है बट उतना सप्लाई नहीं हो पा रहा है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन की वजह से, लीडिंग टू 15 to 20% इंक्रीज इन पल्स इंपोर्ट। तो अभी रिसेंट ईयर में क्या हुआ है कि हमारा पल्स इंपोर्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। मतलब कि इवन तो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका जितना डिमांड है उतना हम लोग नहीं उसका फुलफिल कर पा रहे हैं, इसलिए पल्सेस के इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। 2023-24 इंडिया इंपोर्टेड 47.38 लाख टन ऑफ पल्सेस इवन एज इट एक्सपोर्टेड 5.94 लाख टन। तो इतना हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, इतना हम लोगों ने इंपोर्ट किया। ओके, एड्रेसिंग मॉल न्यूट्रिशन, तो ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है, जिस तरीके से हम लोग पल्स का कंजम्पशन कर रहे हैं वो एक मॉल न्यूट्रिशन का भी एक इम्पैक्ट दिखा रहा है कि हम लोग मॉल न्यूट्रिशन है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इसलिए वो पल्सेस का क्या बोलते हैं कंजम्पशन कर रहे हैं। पल्सेस कंट्रीब्यूट अबाउट 20 to 25% of India's protein intake in Indian diet. However, the per capita consumption of pulses falls short of the recommendation of 85% per day. मीन्स कि 85 ग्राम पर डे के यहाँ पर रिकमेंडेशन है, बट इससे काफ़ी ज़्यादा फॉल शॉर्ट कर रहा है इंडिया पल्सेस के प्रोटीन के कंजम्पशन में। ओके, इंक्रीज डिमांड में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। टोटल डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू रीच 46.33 मेट्रिक टन बाय 2030 एंड 50.26 मेट्रिक टन बाय 2047। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेक्शन क्या दिखा रहा है कि इंक्रीज होने वाला है डिमांड इंडिया का, बट हम लोग उतनी तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। सो वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। एनवायरमेंटल एंड सॉइल हेल्थ बेनिफिट, पल्सेस इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू दियर एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो पल्सेस क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी लेग्यूम क्रॉप्स वगैरह अगर इस फार्म में शो करते हैं तो उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन को वो फिक्स करता है, जिससे क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी और हेल्थ और इंक्रीज करती है, बढ़ती है और अच्छी हो जाती है। इसलिए हम लोगों को पल्सेस वगैरह को डाइवर्सिफाई करके और भी हम लोगों को शो करना चाहिए फार्म्स में, विच हेल्प रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। तो हम लोगों को क्या करेगा, वो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को डिपेंडेंस के ऊपर रिड्यूस कर देगा। इससे भी हमारा क्या बोलते हैं कि फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज करेगा और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी फर्टिलाइजर्स के लिए।
Price and market stabilization. Price fluctuation due to volatility in global trade and production, domestic production act such challenge in meeting inflation target. तो प्राइस का स्टेबिलिटी, प्राइस और मार्केट स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है, जिस किस तरीके से हो रहा है ये कि प्राइस का फ्लक्चुएशन हो रहा है ग्लोबल ट्रेड में, जो वॉलेटिलिटी आ रही है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर, और यूएस क्या बोलते हैं कि रशिया एंड यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन का वॉर हो रहा है, और जिस तरीके से अगर ग्लोबल अनस्टेबल हो रहा है, ग्लोबली अगर अनस्टेबल हो जा रहा है सारे वर्ल्ड वगैरह में, जो वॉर वगैरह हो गया, ट्रेड वगैरह, तो इससे क्या हो रहा है, प्राइस में क्या बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जा रही है। तो इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो रहा है, एक्ट्स एज ए चैलेंज। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोडक्शन बहुत चैलेंज की तरफ वर्क कर रहा है ना, कि यहाँ पर जब फॉरेन से अगर फर्टिलाइजर्स नहीं आ पा रहे हैं और सारे वैल्यू चेन में डिसरप्शन हो जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा कि एक इन्फ्लेशन के टारगेट को हम लोग मीट कर सकते हैं अगर खुद ही में ही आत्मनिर्भर हो जाएँ और प्रोड्यूस करने लगें पल्सेस वगैरह। और भी इनिशिएटिव्स के हैं जो प्रमोट करते हैं पल्सेस के प्रोडक्शन को। फर्स्ट वन इज दी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है पल्सेस में, इनिशिएटेड इन 2007, focused on area expansion, productivity enhancement, and adoption of the modern technologies. Second one is the Accelerated Pulses Production Program A3P, जो फोकस किया था क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर प्रोसेसेस की। एंड थर्ड वन इज द पीएम आशा, जो 2018 में लॉन्च किया गया था अम्ब्रेला स्कीम के तहत, प्रोवाइड्स एश्योरेंस फॉर द पल्सेस, ऑइलसीड एंड कोपरा। एंड फोर्थ वन इज द एमएसपीज हो गया फॉर की पल्सेस क्रॉप्स। कुछ पल्सेस क्रॉप्स के लिए एमएसपी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, वो कौन से थे, तुअर हो गया, चना हो गया, सॉरी चिकपी एंड चना हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, एंड लेंटिल के लिए। एंड बफर स्टॉक मैनेजमेंट के लिए क्या है, द गवर्नमेंट मेंटेन्स अ बफर स्टॉक, मींस कि हम लोगों ने बफर स्टॉक मेंटेन करके रखे रहते हैं पल्सेस का थ्रू प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एंड पीएसएस प्रोक्योरमेंट टू स्टेबलाइज कंज्यूमर प्राइसेस एंड इंश्योर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है कि एक्सेस में परचेज करके रखा रहता है, एक बफर स्टॉक बना के रखा रहता है, ताकि पल्सेस के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना हो और फ्लक्चुएशन ना हो, और हम लोगों के पास में जब स्टॉक में अवेलेबिलिटी रहेगी तो इस तरीके से गवर्नमेंट उसको मार्केट में फुलफिल कर सकती है उन चीज़ों को, डिमांड को। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द सब्सिडाइज्ड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। भारत दाल के नाम से एक जो सब्सिडाइज्ड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था पल्सेस का, वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू कन्वर्ट स्टॉक्स ऑफ चना, चिकपी, मूंग, मसूर एंड इनटू सब्सिडाइज्ड भारत दाल। तो ये भारत दाल के मार्किंग से एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड दाल कुछ प्रेजेंट किया है मार्केट में, ताकि सभी पर्सन जो हैं, सभी सिटीजन जो हैं, वो इजीली तरीके से प्रोक्योर कर सकें और अपने प्रोटीन के नीड को फुलफिल कर सकें फॉर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउटलेट्स लाइक नेफेड, एनसीसीएफ, ये ताकि इजीली अवेलेबल हो सके पल्स वगैरह एक आम नागरिक के लिए। इसका कंक्लूजन क्या है, जितना भी पढ़ा है हम लोगों ने वो देख लेते हैं। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस लेज द ग्राउंड वर्क फॉर सेल्फ रिलायंट, सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट पल्स सेक्टर। तो ये जो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है, वो एक ग्राउंड वर्क काफ़ी, और ग्राउंड वर्क पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, और एक ग्राउंड वर्क क्या बोलते हैं कि सेल्फ रिलायंट सस्टेनेबिलिटी दे रहा है, ताकि रेजिलियंट हो सके पल्सेस सेक्टर वगैरह। बाय कंबाइनिंग टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके, इनोवेशन एंड फार्मर एम्पावरमेंट को कंबाइन करके, इट विल इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये क्या कर रहा है, इंश्योर कर रहा है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, ताकि क्योंकि अगर ये आम नागरिक के पास में जाएगा ये सारे जो पल्सेस वगैरह हो गए, इनफैक्ट कुछ फोर्टिफाइड पल्सेस वगैरह भी हो गए, तो वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को फुलफिल कर रहा है, और जो रूरल प्रॉस्पेरिटी वगैरह है उसको भी इसकी बूस्ट कर रहा है, एंड इम्पोर्ट डिपेंडेंस को भी क्या कर रहा है, ये रिड्यूस कर रहा है, अगर हम लोगों ने इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया तो। सॉरी, होल्ड ऑन, यस, एंड स्टीयरिंग इंडियाज ग्रोथ टुवर्ड्स ट्रू एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। तो इंडिया का यहाँ पर क्या होगा, ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंट बनेगा इंडिया, और ट्रू एग्रीकल्चर के रूप में उभर के आएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी। तो फिशरीज सब्सिडी में जो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट है वो देख लेते हैं अभी हम। ओके, होल्ड ऑन। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि डब्ल्यूटीओ ने एग्रीमेंट हुआ है फिशरीज सब्सिडीज को लेकर, जो कि ऑफिशियली एंटर कर गया है फोर्स में। जो 2/3 ऑफ द डब्ल्यूटीओ मेंबर जो है उन्होंने सबमिट कर दिया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस को। ओके, तो यहाँ पर क्या एग्रीमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं, फिशरीज सब्सिडीज के बारे में। तो सी फर्स्ट डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट टू एक्सप्लिसिटली फोकस, यहाँ पर फर्स्ट एग्रीमेंट हुआ है जो एक्सप्लिसिटली फोकस किस पे कर रहा है, एनवायरमेंट पे फोकस कर रहा है, और फर्स्ट ब्रॉड बाइंडिंग मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑन ओशन, सो ओशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए ऐसा फर्स्ट ब्रॉड हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है जो कि बाइंडिंग है जितने भी इसमें नेशंस वगैरह हैं उनके लिए। इट वाज अडॉप्टेड, ये कब अडॉप्ट किया गया था, ये 12
WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये अडॉप्ट किया गया था, जो कि जिनेवा में हुआ था 2022 में, और फोर्स ये कब किया गया है, ये 15 सितंबर 2025 में फोर्स किया गया, ठीक है। ये अलाइन हुआ है एसडीजी, अलाइन किसके साथ कर रहा है, एसडीजी 14 के साथ कर रहा है। दी एग्रीमेंट सीक्स टू प्रोटेक्ट मरीन इकोसिस्टम। ये एग्रीमेंट क्या कर रहा है कि मरीन इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, और एक हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज वगैरह को क्या कर रहा है, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, एसडीजी 14.6 क्या कर रहा है यहाँ पे, एम कर रहा है कि एलिमिनेट हार्मफुल फिशरीज सब्सिडीज। जो फिशरीज वगैरह होता है, जो फिशिंग वगैरह होती है मरीन की तरफ से, जो फिशरमैन वगैरह होते हैं, उनके हार्मफुल जो सब्सिडीज प्रोवाइड किया जाता है, जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस वगैरह होता है, उसको एलिमिनेट करने की बात कर रहा है। दैट कॉज ओवरफिशिंग, जो ओवरफिशिंग को एक रीजन दे रहा है, और एक ओवर कैपेसिटी दे रहा है यहाँ पर, और एक सपोर्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग का भी यहाँ पर एक वो भागीदारी बन रहा है, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया ने इस चीज़ पे ना ही रेटिफाई नहीं किया है इस एग्रीमेंट के ऊपर। वो क्यों नहीं किया है, वो भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन में। द इम्पोर्टेंस ऑफ द WTO फिशरीज एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो WTO का फिशरीज एग्रीमेंट है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, ओवर फिशिंग को क्या करना है, यहाँ पर कर्ब करना है, यहाँ पर स्टॉप करना है, रोकना है यहाँ पर। जिससे क्या दिखा रहा है कि एड्रेसेस द इशू ऑफ द 35.5% ऑफ द फिश स्टॉक आर बीइंग ओवरफिश्ड। तो जितने भी अभी फिशिंग के स्टॉक्स वगैरह हैं, उनमें से इतने 35.5% यहाँ पर जो फिश स्टॉक्स वगैरह हैं, वो ओवरफिश्ड के थ्रू आए हुए हैं। एंड सेकंड वाज द लाइवलीहुड प्रोटेक्शन। तो लाइवलीहुड को प्रोटेक्शन करना है यहाँ पर, सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ द 260 मिलियन पीपल, जो फिशरीज पे डिपेंडेंट वगैरह हैं, फिशिंग पे भी डिपेंडेंट वगैरह हैं कोस्टल एरियाज में, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट वन इज द रिड्यूसिंग हार्मफुल सब्सिडीज। तो जितने वगैरह भी हार्मफुल सब्सिडीज वगैरह दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये क्या करेगा, एम्स टू डिक्रीज 22 बिलियन यूएस डॉलर होगा। जो अनसस्टेन्ड सब्सिडीज की तरफ से दिए जा रहे हैं कंट्रीज की तरफ से, उनको क्या करना है, डिक्रीज करना है। और सबसे मेन बात तो ये है कि टैकलिंग IUU फिशिंग, ये वो भाई बता रहा है, फोकस ऑन रिड्यूसिंग द $50 मिलियन इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम इलीगल फिशिंग। तो इतने $50 बिलियन को क्या बोलना है कि इलीगल फिशिंग के थ्रू जो किया जा रहा है, उसको रिड्यूस करना है यहाँ पर, और इरेडिकेट करना है। IUU यहाँ पर क्या दिखाया गया था, इलीगल, अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग। ओके, व्हाट इट इज सेइंग नेक्स्ट वन, द टॉप 5 सब्सिडाइजर। तो जो सबसे टॉप 5 की सब्सिडाइजर कंट्रीज वगैरह है, वो कौन कौन सी है, चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, थर्ड वन इज US है, फोर्थ वन इज साउथ कोरिया, एंड फिफ्थ वन इज जापान है। ये सब आप मोस्टली देखेंगे तो यहाँ पर फिशिंग वगैरह क्या हो रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सब्सिडाइज दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं फिशिंग वगैरह सेक्टर में। एंड 58% ऑफ द ग्लोबल फिशरीज सब्सिडीज, ये कितना दे रहे हैं, 58% ग्लोबल सब्सिडीज दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, recognizing the developmental needs and poor nation, developing and least developed countries are granted 2-year transition period for rate of the entry into the force of the agreement। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो कंट्रीज अभी डेवलपिंग स्टेज में है, अंडर डेवलप वगैरह है, उनको एक रिकॉग्नाइज करना है, और उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, सब्सिडीज वगैरह पे कुछ रिलैक्सेशन वगैरह देना है, बट नॉट टू दीज 5 कंट्रीज विच आर हैवीली डेवलप्ड। ओके, WTO फिश फंड यहाँ पर क्रिएट किया गया है। दी एग्रीमेंट क्रिएट्स, यहाँ पर वॉलंटियरिंग फंड क्रिएट किया गया, फंडिंग वगैरह मैकेनिज्म टू सपोर्ट डेवलपिंग, किसको सपोर्ट करना है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को सपोर्ट करना है, टेक्निकल असिस्टेंस के थ्रू और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू, ताकि ये चीज़ें वो इम्प्लीमेंट कर सकें और वो फुल्ली ऑपरेशन में ला सकें, ठीक है। ये सारे नॉर्म्स को जो WTO यहाँ पर ला रहा है, बट कुछ रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो कि डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं मिल रहा है। तो उनको यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा, 2 ईयर का ट्रांजिशन पीरियड दिया जाएगा, ताकि ये इन सब चीज़ों को फोर्स में ला सकें। आप मतलब जो WTO का एग्रीमेंट में लाया गया है, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज वगैरह हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको तो चीज़ों में लाने के लिए ट्रांजिशन में टाइम दिया जाएगा, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको तो तुरंत बाइंडिंग करना होगा, मीन्स कि तुरंत इसको सब्सिडी को स्टॉप वन करना होगा। एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशन, मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू नोटिफाई WTO। तो जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं इसके, जो फिशिंग वगैरह कर रहे हैं, उनको WTO को नोटिफाई करना होगा अबाउट दियर फिशरी सब्सिडीज, अपने फिशरी सब्सिडीज वगैरह को और फिश स्टॉक के स्टेटस को, ताकि वो मैनेजमेंट को मेजर कर सकें। हाई सी फिशिंग, जो हाई सी वगैरह पे फिशिंग होती है, जो डीप मीन्स की अपने जो जुरिस्डिक्शनल एरिया होती है उससे बाहर जाकर जो फिशिंग कर रहे हैं उसको प्रोहिबिट करना है, और जो जिसमें वो सब्सिडीज प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर फिशिंग ऑन हाई सीज विच आर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दियर कोस्टल कंट्रीज। ओके, एंड रीजनल फिशरीज मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट। ओके, दीज आर द थिंग्स। एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है यहाँ पर, अ कमिटी ऑन फिशरी सब्सिडीज विल ओवरसी द एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फैसिलिटेट रेगुलर डायलॉग एमंग मेंबर्स टू दियर फिशिंग प्रैक्टिसेस एंड सब्सिडी पॉलिसीज। तो यही 20 चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट करना है इन सभी कंट्रीज़ को, जो इलीगल प्रैक्टिसेस वगैरह हैं। वाई इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द एग्रीमेंट। तो इंडिया ने
इस एग्रीमेंट को रेटिफाई क्यों नहीं किया, ये रीज़न क्या है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर इंडिया तो उतना ज़्यादा सब्सिडी देता ही नहीं है, वो तो लो सब्सिडी देता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट फिशरीज सब्सिडाइजर ग्लोबली। ग्लोबली जितने भी कंट्रीज़ वगैरह हैं, इंडिया उनमें से क्या है, सबसे कम सब्सिडी देता है अपने फिशरी सेक्टर में, डिस्पाइट द लार्ज कोस्टल पॉपुलेशन। मतलब कि बतौर मतलब कि यहाँ पर कि इंडिया के इतना ज़्यादा लंबा कोस्टल एरिया है, कोस्टल पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी इंडिया सबसे कम फिशरी सेक्टर में सब्सिडी देता है एज कंपेरिजन टू द ग्लोबली अदर कंट्रीज एक्सटेंसिव फिशरी सेक्टर। इंडियाज फिशिंग प्रैक्टिसेस आर स्मॉल स्केल। तो इंडिया का फिशरी सेक्टर प्रैक्टिस क्या है, स्मॉल स्केल पे है और सस्टेनेबल है, सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ द मिलियन ऑफ द ट्रेडिशनल आर्टिसनल फिशर्स। तो जितने भी आर्टिसनल फिशर्स हैं, ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं, उन सभी को क्या कर रहा है, इनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करता है। ट्रिपल पी एंड CBDR, इंडिया एडवोकेट्स द पोल्यूटर पे पॉलिसी। यहाँ पर पोल्यूटर पे पॉलिसी पे इंडिया एडवोकेट करता है कि जो जो पोल्यूशन करेगा, जो जो उसका जिम्मेदार रहेगा, उन्हीं को उसको पेमेंट भी करना पड़ेगा, मीन्स उसको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। एंड CBDR कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉमन, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन तो है, बट जो जितना पोल्यूशन कर रहा है, जो जितना जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, उनको उतना ही उसके मतलब क्या बोलते हैं कि कंट्रीब्यूशन को, अपने जो इलीगल फिशिंग वगैरह किया हुआ है, उनको उतना ही कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा उसमें, उनको ज़्यादा ग्रेटर ऑब्लिगेशन होगा जो ओवर फिशिंग कर रहे हैं, वेल प्रोटेक्टिंग डेवलपिंग नेशन फ्रॉम द अनड्यू बर्डन। और जो डेवलपिंग वगैरह नेशन वगैरह हैं, उनको एक अनड्यू बर्डन को रिड्यूस करना है। मोरेटोरियम, इंडिया हैज़ प्रपोज्ड द डिस्टेंस वाटर fishing nations be subject to 25-year moratorium on subsidies for fishes for fishing related activities beyond the exclusive economic zone। तो जो इंडिया ने क्या प्रपोज किया है, जो डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशंस वगैरह हैं, उनको क्या करना है, जो बहुत दूर दूर तक फिशिंग वगैरह करते हैं या फिर कर चुके हैं अभी तक, उनको 25 ईयर का मोरेटोरियम के सब्जेक्ट हैं, वो मीन्स के वो भागीदारी हैं, जिनको सब्सिडीज वगैरह क्या करना चाहिए, 25 ईयर्स तक नहीं देना चाहिए अपने किसी भी कंट्री, मतलब कि अपने किसी भी सिटीजन्स को जो फिशरी में इन्वॉल्व हैं, और एक्सक्लूसिव, और क्या बोलना चाहिए उनको, फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर जाकर जो फिशिंग कर रहे हैं, उनको भी इन सब चीज़ों से रोकना चाहिए और उनके सब्सिडीज़ को स्टॉप करना चाहिए। अदर सब्सिडीज़ वगैरह क्या है, कुछ छोटी छोटी हैं, फ्लॉट, ओवर कैपेसिटी एंड ओवर फिशिंग वगैरह हो गया। Approaches grossly overlooking the intensity of the subsidies and other factors such as size of the exclusive economic zone, low coastal line, population in small fishers and per capita subsidies of the fishermen। ओके, तो ये कुछ छोटे छोटे और इश्यूज हैं, उनको आप देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन इशू। इसके इम्प्लीमेंटेशन पे इशू क्या क्या आ सकते हैं, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, मैनी डेवलपिंग कंट्रीज लैक द टेक्निकल। सो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, वो लैक कर रहे हैं किन किन चीज़ों पे, टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी पे क्या कर रहे हैं, वो लैक कर रहे हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कंप्लायंस को एग्रीमेंट के थ्रू। एंड सेकंड वन इज द डेटा गैप्स। तो डेटा में काफ़ी ज़्यादा गैप है, जो कि इनकम्प्लीट और अनरिलायबल डेटा ऑन द फिश स्टॉक। तो कितना उनके पास फिश है, कितना उनका फिश का डिमांड है, तो इनका क्या है, बहुत ज़्यादा डेटा में गैप है। सब्सिडीज में हैंडल द एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो जो सब्सिडीज उनको दे दिया जाएगा, तो उनको एक्यूरेटली वो डेटा को अपने फुलफिल नहीं कर पाएंगे कि कितना उनका डिमांड है, कितना उनका सप्लाई है। तो इस तरीके से सब्सिडीज अगर मिल जाएंगे उनको, तो डेटा में बहुत ज़्यादा गैप्स रहेंगे। ओके, थर्ड वन इज द सॉरी इन्फोर्समेंट चैलेंज। तो जितने भी हाई सीज वगैरह पे जो डिस्टेंस वाटर फ्लीट्स पे जो फिशिंग वगैरह हो रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, जिसको क्या हो रहा है कि इन्फोर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस वगैरह हो रहे हैं, किस तरीके से उनको वो एक टैग ऑन कर सकें जो इलीगल फिशिंग वगैरह कर रहे हैं। थर्ड इज द फाइनेंशियल डिपेंडेंस। स्मॉल स्केल फिशर्स क्या है, इन डेवलपिंग कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, सिर्फ लिमिटेड सब्सिडीज पे अपना क्या कर रहे हैं, लाइवलीहुड को वो चला रहे हैं, मेकिंग एब्रप्ट विड्रॉल चैलेंजेस। ओके, अगर इस तरीके से मतलब एब्रप्टली अगर विड्रॉ कर लिया जाएगा सारे सब्सिडीज वगैरह को, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह में फिशरमैन वगैरह हैं। एंड लास्ट वन इज दी सॉरी होल्ड ऑन अनइक्वल ऑब्लिगेशन में क्या क्या है कि कंसर्न परसिस्ट एट द एग्रीमेंट में डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट डेवलपिंग नेशंस। तो ये क्या करेगा, डिस्प्रोपोर्शनली जो डेवलपिंग नेशन वगैरह है, उनको उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। वाइल मेजर सब्सिडाइजिंग नेशन, जो बहुत बड़े बड़े सब्सिडाइजिंग नेशन वगैरह हैं, वो अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करते जाएंगे, और जो डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह हैं, वो अगर अपनी चीज़ों को स्टॉप कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमी गैप आ जाएगा इन दोनों कंट्रीज की वजह से, कि एक कंट्री क्या कर रहा है यहाँ पर, इंप्लीमेंट कर रहा है, दूसरा कंट्री इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो इसमें इकोनॉमिक गैप भी आ जाएगा, वो सारे एग्रीमेंट का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, स्ट्रेंथन कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह देना है डेवलपिंग कंट्रीज को। सेकंड इज द
इम्प्रूव डेटा एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो डेटा और मॉनिटरिंग सिस्टम को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। नेशनल डेटाबेस को जो है इंडिया का या फिर किसी भी कंट्री का, उसको रोबस्ट बनाना है। और सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग करना है डिजिटल टूल के थ्रू, ताकि इन सब चीज़ों के पायरेसी को रोका जा सके। एंड थर्ड वन इज प्रमोटिंग इक्विटी। तो इक्विटी को क्या करना है, प्रमोट करना है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिसका जितना ऑब्लिगेशन रहे वो उतना ही उसका एक भागीदार बने, या फिर उसको उतना ही पे करना पड़ेगा जो जितना जिस चीज़ में उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एंड लास्ट वन इज द ग्लोबल कोऑपरेशन। foster coordination among the RFMOs and promote international information sharing to combat IUU phishing collectively। वही एक इलीगल क्या बोलते हैं कि जो इलीगल फिशिंग वगैरह हो रहा है, उन सब चीज़ों को स्टॉप किया जा सके इन्फॉर्मेशन को शेयर करके। एंड इसका कंक्लूजन क्या दिखा रहा है कि WTO का एग्रीमेंट क्या है, फिशिंग सब्सिडीज में एम करता है ओशन को और फिशेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और हार्मफुल सब्सिडीज को स्टॉप करने के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी ला जा सके फिशिंग मैनेजमेंट वगैरह में। दिस इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू द रिकवरी ऑफ द फिश स्टॉक। तो इससे क्या होगा कि फिश स्टॉक्स में क्या होगा कि रिकवरी आ जाएगा, बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द फिशेस, जिससे फिशिंग में क्या होगा, बेटर मॉनिटर किया जा सकता है फिशिंग वगैरह को, और स्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्टेनेबल फिशिंग मेजर्स। तो सस्टेनेबल फिशिंग मेजर्स को स्टेब्लिश किया जा सकता है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड इनकम फॉर द people dependent on fisheries sector globally. It is a common effort to better protect our ocean, our fishes and our shared future। तो अगर इन सब चीज़ों को कंप्रिहेंसिवली अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो एक जो पीपल जो डिपेंडेंट है फिशरीज के सेक्टर में ग्लोबली, उनका भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द इंडियाज अप्रोच टू AI एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया का अप्रोच क्या है AI में और एम्प्लॉयमेंट में। ओके, so what it is saying that recently two reports highlighting India's approach to AI and employment were released by the नीति आयोग। तो नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर दो रिपोर्ट हाईलाइट किए गए हैं, जो अप्रोच दिखाया गया है AI और एम्प्लॉयमेंट में। अबाउट द नीति आयोग रिपोर्ट, नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें क्या दिखा रहा है कि जॉब क्रिएशन इन द AI इकोनॉमी दिखा रहा है, इसका एक रोड मैप दिखा रहा है। दिस रिपोर्ट आउटलाइंस द इंडियाज स्ट्रेटेजिक प्लान टू नेविगेट AI डिसरप्शन एंड पोजीशन इटसेल्फ एज ग्लोबल AI वर्कफोर्स कैपिटल। इट हाईलाइट्स 3W फ्रेमवर्क फॉर AI एंड असिस्टेड इम्पैक्ट। यहाँ पर इन चीज़ों को देखना है यहाँ पर कि 3W फ्रेमवर्क क्या है AI, जो इम्पैक्ट करेगा AI से। चेंज इन वर्क, तो जो वर्क वगैरह है उसमें चेंज आ गया है, ऑटोमेटिक वगैरह टास्क वगैरह हो गया है, और प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आ रहा है, और न्यू यूज केसेस वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द चेंज ऑफ द वर्कर। तो वर्कर में भी चेंजेस आ रहे हैं। फेज आउट सम जॉब्स, क्रिएटेड न्यू जॉब्स रिक्वायर न्यू स्किल सेट। तो कुछ जॉब्स वगैरह हैं जो बंद हो जा रही हैं, लाइक अगर बहुत सी चीज़ें हो गई, जो डेटा एंट्री वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें AI के थ्रू तो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है कि वर्कर का रिप्लेसमेंट हो जा रहा है, और नए नए स्किल्स की जरूरत पड़ेगी सीखने के लिए, ताकि वो जो जॉब वगैरह हैं जो नई तरीके से AI से जो क्रिएटेड हो रहे हैं, उनमें एक जॉब को फुलफिल किया जा सके। एंड नेक्स्ट वन इज द चेंज इन वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स में भी चेंजेस आ रहे, विल बिकम हाइब्रिड विद AI एंड ह्यूमन इंटीग्रेटेड एंड कोहेसिव टीम्स। वही बता रहा है कि AI को ह्यूमंस के साथ में इंटीग्रेट करके चीज़ों को स्मूथली रन किया जा सके। तो ये क्या हो रहा है, 3W फ्रेमवर्क फॉर द AI इम्पैक्ट। एंड नेक्स्ट वन इज द रोड मैप ऑन AI फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। तो सोसाइटी का एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए एक रोड मैप दिखाया गया है। एंड ऑर्डर ये क्या दिखा रहा है कि रिपोर्ट एम्स टू लिवरेज फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज टू ट्रांसफॉर्म इनफॉर्मल वर्कर्स इनटू अ फॉर्मल इंपॉर्टेंट एंड फ्यूचर रेडी लेबर फोर्स। तो जो लेबर वगैरह हैं वो एक AI का बहुत बेटर तरीके से बेनिफिट को लीवरेज कर सकें, और जो इनफॉर्मल वगैरह हैं उनको एक फॉर्मल वर्कर्स में क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट वन इज AI प्रेजेंट्स अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन इकोनॉमी। AI क्या कर रहा है, एक चैलेंज भी ला रहा है इंडिया के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी भी ला रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। इट इज डिसरप्टिंग एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल जॉब। जो एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल जॉब वगैरह हैं उनको क्या कर रहा है, डिसरप्ट कर रहा है। बट ये एक ऑफर भी कर रहा है अनपैरेलल्ड पाथवे टू फॉर्म लाइट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वास्ट इनफॉर्मल वर्कफोर्स। तो इनफॉर्मल वर्कफोर्स वगैरह है, इनके प्रोडक्टिविटी को ये बूस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी भी बेटर दे रहा है। उसी सिमिलर लाइन पे क्या हो रहा है, अभी जो हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है, नोबल इकोनॉमिक प्राइज बढ़ा था ना क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का, वही दिखा रहा है। बीन अवार्डेड फॉर एक्सप्लेनिंग द इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इनोवेशन वगैरह हुआ है उसके थ्रू जो इकोनॉमिक ग्रोथ में डेवलपमेंट हो रहा है, पार्टिकुलरली द थ्योरी ऑफ सस्टेन ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। तो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के थ्रू क्या हो रहा है कि ग्रोथ में सस्टेनेंस रहेगा। दिस कंसेप्ट हाईलाइट्स द न्यू टेक्नोलॉजी लाइक AI इज क्रिएटिव इनोवेशन हो रहा है जिसमें, बट ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि कंपनीज क्या हो रही हैं, ओल्डर हो जा रही हैं, टेक्नोलॉजीज ओल्डर हो जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आउट कम्पीट कर देंगे पुराने टेक्नोलॉजीज को। AI रिलेटेड रिस्क जो है इंडिया में वो देख लेते हैं अभी हम। AI रिलेटेड रिस्क कौन कौन से हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, तो नया जॉब वगैरह क्रिएशन होगा।
टैलेंट बेस ग्रोथ होगा कि डबल द एआई टैलेंट पूल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ टू द इकोनॉमी मीन्स कि ये इकोनॉमी में क्या करेगा, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या करेगा यहाँ पर बूस्ट करेगा, इंटीग्रेट करेगा। वर्क का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी और ये स्किल्स वगैरह को इंटीग्रेट कर देगा। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इसमें क्या दिखा रहा है, इंश्योर टाइमली ट्रांसपेरेंट पेमेंट वगैरह और टाइमली हो जाएंगे और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज द विजुअल डायग्नोस्टिक, इंस्टेंटली आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम, रिकमेंड्स द टूल। तो अगर कोई भी बीमारी किसी को है तो अगर इस तरीके से एआई का डेवलपमेंट होता रहेगा तो विजुअल्स के थ्रू ही यहाँ पर क्या करेगा, डायग्नोस कर देगा और वो प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई कर देगा। एंड वेरिफिएबल क्रेडेंशियल मेक वर्कर्स डिजिटली विजिबल। तो जितने भी क्रेडेंशियल वगैरह होते हैं किसी वर्कर के, उनको क्या करेगा, ये वेरीफाई कर देगा सारे क्रेडेंशियल्स को ऑटोमेटिकली। तो ये क्या करेगा, डिजिटली विजिबल कर देगा सारे वर्कर्स वगैरह को। एआई असिस्टेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, सॉरी, एआई असिस्टेंट वगैरह क्या कर रहा है, एआई असिस्टेंट के थ्रू डिजिटल लिटरेसी आएगी और लैंग्वेजेस में भी इम्प्रूवमेंट होगा। और एक ऑपरेशनल रिस्क इसका क्या है ये देख लेते हैं। हायर जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क की जॉब जितने भी चल रहे हैं अभी तक, उसमें क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेस किया जा सकता है एआई के थ्रू। तो ये क्या है, हमारा एक रिस्क ही है। 60% ऑफ द फॉर्मल जॉब क्या है इंडिया में जो ससेप्टिबल हैं ऑटोमेशन के थ्रू 2030 तक की जितने भी 60% जॉब वगैरह हैं वो ऑटोमेशन में आ जाएंगे और जिनमें से 60% जॉब है वो जो ऑटोमेशन में आ जाएंगे बाई द एंड ऑफ द 2030, पर्टिकुलरली विद द आईटी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर्स वगैरह, ये जो सेक्टर्स वगैरह हैं उनमें। और रिपोर्ट हाईलाइट द बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच। ये रिपोर्ट क्या हाईलाइट कर रहा है, बिजनेस एज यूजुअल रिपोर्ट क्या दिखा रहा है, अप्रोच दिखा रहा है कि जो रिस्क वगैरह है वो रिवर्सिबल होंगे, जॉब लॉसेस वगैरह होंगे फिर वो रिवर्स नहीं होके, वो रिवर्स होकर जॉब आ नहीं जाएंगे, उनको एक स्किल गैप को कम करना पड़ेगा तभी जाकर ये जॉब वगैरह सस्टेन कर पाएंगे। एंड श्रिंकेज इन कम्पिटिटिवनेस एंड सोसाइटल डिसरप्शन, तो ये सोसाइटी को डिसरप्ट भी कर सकता है इस तरीके से अगर जॉब लॉसेस वगैरह होती रहेंगी तो। और एक टैलेंट का माइग्रेशन भी होगा। इंडिया हैज अ नेट नेगेटिव टैलेंट माइग्रेशन, मीन्स कि यहाँ से मोस्ट ऑफ द टैलेंट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं और बहुत ही लेजर टैलेंट जो हो रहे हैं फॉरेन कंट्री से वो इंडिया में आ रहे हैं। और एआई प्रोफेशनल, सॉरी, एआई प्रोफेशनल कितना है यहाँ पर, -1.55 पर 10,000 है, रिस्किंग द लॉस ऑफ हाई स्किल प्रोफेशनली अब्रॉड। तो यहाँ पर क्या करें, हाईली स्किल प्रोफेशनल्स क्या है कि अब्रॉड जा रहे हैं यहाँ से। और एक स्ट्रक्चरल रिस्क है इसका, ये देख लेते हैं। एजुकेशन और स्किल में गैप हो रहा है बहुत ज़्यादा इंडिया में। इंडिया का करिकुलम कैसा है, लैग कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। फोकसिंग लेस ऑन स्पेशलाइज्ड एंड रिसर्च इंसेंटिव कोर्सेज पे क्या कर रहा है ये, इंडिया को कम फोकस कर रहा है कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स। मीन्स कि फोकस तो कर रहा है इंडिया बट कंपेयर टू द ग्लोबल पीयर्स इट इज फोकसिंग लेसर as comparison to the global peers. And furthermore, computer science education is unevenly offered, unlike in countries like China, Russia, and where it is mandatory for primary and secondary level पे। तो यहाँ पे इंडिया में कंप्यूटर साइंस एजुकेशन क्या कर रहा है कि बहुत ही कम तरीके से ऑफर किया जा रहा है, बहुत कम ऑफर किया जा रहा है, हायर स्टडीज में ऑफर किया जा रहा है। बट जो कंपेरेटिवली चाइना और यूएसए में क्या हो रहा है, वो प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी इन सब चीज़ों को अवेलेबल करा दे रहे हैं। लैगिंग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लैग कर रहा है रिसर्च आउटपुट का। इंडिया क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंटली लैग कर रहा है किस चीज़ों पे, एआई पब्लिकेशन साइटेशन एंड शेयर ऑफ द ग्रांटेड एआई पेटेंट्स फेल फ्रॉम 8 to 10% in 2010 to 5% in 2030 23। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है एआई पब्लिकेशन वगैरह में और साइटेशन वगैरह में। जैसे कि इंडिया क्या कर रहा था, एआई का पेटेंट बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो 5 to 10% लेता था, 8 to 10% मतलब पेटेंट करा रहा था, बट वो डिक्रीज होकर 5% हो गया 2023 में। क्रिटिकल टैलेंट सप्लाई डिमांड गैप, तो यहाँ पर सप्लाई डिमांड गैप भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लिमिटेड एक्सेस टू इनफॉर्मल वर्कर्स हो गया। एंड लास्ट वन इज द सिस्टमेटिक एक्सेस एंड यूजेबिलिटी गैप। ओके, नेक्स्ट वन इज द रिकमेंडेशन, व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स टू स्टैब्लिश नेशनल एआई मिशन। तो यहाँ पर एक नेशनल एआई मिशन क्या बोल रहे हैं, स्टैब्लिश करना है। रिकमेंड किया गया है ये नीति आयोग के द्वारा किस चीज़ को फोकस करने के लिए, एआई लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए और फाउंडेशनल इंक्रीज को स्कूल वगैरह में और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में स्टार्टिंग से ही इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसका फीचर्स क्या क्या है, बिल्डिंग इंडिया इज ए ग्लोबल एआई टैलेंट मैग्नेट। तो इंडिया को क्या बनाना है, ग्लोबल एआई टैलेंट के हब के रूप में बनाना है, जो कि एक रिटेन करेगा किस चीज़ को, डोमेस्टिक टैलेंट को जो फॉरेन चले जाते हैं उनको रिटेन करेगा और इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो होते हैं उनको इंडिया में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और उनके एआई टैलेंट वीज़ाज को भी एक इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि उनको फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी मिल सके इंडिया में। बिल्डिंग नेशनल रीस्किलिंग इंजन टू अपस्किल रीस्किल मिलियंस ऑफ प्रोफेशनल फॉर हाई वैल्यू एआई ऑगमेंट रोल एंड टू स्टेब्लिश मिशन डिजिटल श्रम सेतु। ये क्या है कि स्टेब्लिश करना है यहाँ पर मिशन डिजिटल श्रम सेतु इम्पोर्ट करने के लिए इनफॉर्मल वर्कर्स जो कि एक्सेस कर सकें और स्किल्स हो सकें उनके अंदर डिजिटल एज टू इन सॉरी
जो हार्नेस कर सकें फ्रंटियर टेक्नोलॉजी सच एज एआई, ब्लॉकचेन एंड इमर्सिव लर्निंग टू इनेबल इंक्लूजन ऑफ, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वही है। इसका कंक्लूजन क्या है, इंडिया इज अ क्रिटिकल जेंडर, मतलब कि इंडिया स्टैंड कर रहा है क्रिटिकल जंक्चर पे। यहाँ पर क्या है कि एक एआई के थ्रू डिस्ट्रप्शन भी जो होने वाला है वो बहुत रियल होने वाला है। पोटेंशियली ये क्या कर रहा है, लीड भी कर रहा है कि रिवर्सिबल जॉब लॉसेस, जो जॉब लॉसेस वगैरह हो जाएंगे वो रिवर्स होकर वापस तो नहीं आने वाले हैं, बट वी विल हैव टू मैनेज ऑल टुगेदर ईच एंड एवरीथिंग, and we will have to reduce the gap in between the education and the AI skill. Okay, the absence of the action by executing a uniform, urgent, and mission-driven responses through the implementation of the national AI talent mission and the mission digital Samshetu, India can proactively capitalize the tailwind of the new AI roles to emerge as a global AI leader. तो इंडिया क्या कर सकता है कि हर एक चीज़ों को एक साथ में लेकर कंप्रिहेंसिवली और चीज़ों को जो डिमांड सप्लाई गैप है उसको रिड्यूस करके एक ग्लोबल एआई लीडर बन सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज द इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स रिसाइकलिंग। तो क्रिटिकल मिनरल यहाँ पे क्या है कि एक इंसेंटिव स्कीम आया गया है इस चीज़ के लिए, प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। तो क्रिटिकल मिनरल वगैरह हो जाए उनके रिसाइकलिंग के लिए एक इंसेंटिव लाया गया है। ठीक है, वो देख लेते हैं अभी हम। तो ये न्यूज़ में क्यों है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज इशूड द डिटेल गाइडलाइन। यहाँ पर मिनिस्ट्री माइंस ने इशू किया हुआ है किस चीज़ के लिए, इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग। तो जो क्रिटिकल मिनरल वगैरह हो गए हैं, जो सारे हमारे ई वेस्ट निकलते हैं, जो लैब मोबाइल्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वगैरह हैं जो हम लोग वेस्ट में फेंक देते हैं, उन सभी में से हम लोगों को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। मीन्स हम लोगों को नहीं करना है, एक इंसेंटिव लाया गया है, स्कीम लाया गया है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में इन सब चीज़ों को लाया जाएगा और एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उनमें से क्रिटिकल मिनरल्स जो हमारे लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। इनफैक्ट जो हम चाइना वगैरह हो गया जिसका एक ग्लोबल वैल्यू चेन हब उनका बना रखा है चाइना ने, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट में मात्रा में ये सब क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं। तो इंडिया के पास में नेचुरली तो नहीं है, बट जो हमारे इंडिया में जो ई वेस्ट वगैरह हो गए हैं उनसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करके अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो इन सब चीज़ों से रिलेटेड करके ये स्कीम है वो देख लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का ये पार्ट है, जो मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। तो इनमें क्या दिखा रहा है, इसका एम क्या है, इंसेंटिवाइज डेवलपमेंट ऑफ द रिसाइक्लिंग कैपेसिटी। हमारे रिसाइक्लिंग कैपेसिटी को क्या करना है, इंसेंटिवाइज करके डेवलप करना है फॉर द सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम एलिजिबल वेस्ट स्ट्रीम्स विद इन द कंट्री। इसका भी टेन्योर ये अभी देखिए हम लोगों ने 3 स्कीम्स पढ़ रखे हैं यहाँ पर, तो इन सभी तीनों चीज़ों का टेन्योर कहाँ पे है, 6 ईयर्स है। फर्स्ट वन इज द कौन सा था स्कीम वहाँ पर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, उसका भी 6 ईयर्स था। एंड सेकंड वन कौन सा था हमारा, आत्मनिर्भरता पल्सेस जो स्कीम वगैरह था उसका भी 6 ईयर्स था। एंड दिस वन इज द क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग कैपेसिटी, इसका भी टेन्योर क्या है, 6 ईयर्स है। ठीक है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थ्री। एनी वन ऑफ these questions can be asked in prelims, that for how many years this schemes has been outlaid, and फाइनेंशियल आउटले ऑफ द 1500 करोड़। तो एलिजिबल फीड स्टॉक इसका कौन कौन सा है, इनमें ई वेस्ट वगैरह आ जाएंगे, लिथियम आयन बैटरीज वगैरह आ जाएंगे, और स्क्रैप, लिथियम आयन बैटरीज के स्क्रैप वगैरह हो गए हैं, और कैटालिटिक कन्वर्टर हो गए हैं, और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स वगैरह हो गए हैं। इन सब चीज़ों में से क्या निकाला जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह निकाला जाएगा। इस स्कीम के अंदर 27 मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स को क्या बोलते हैं कि कवर किया गया है, लाइक एंटीमनी, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल, नोइबियम एंड रेयर अर्थ मेटल्स नॉट कंटेनिंग यूरेनियम एंड थोरियम। तो वो रेयर अर्थ मेटल्स जिनमें यूरेनियम और थोरियम ना कंटेन किया गया हो वो है। और इसके बेनिफिशियरीज कौन होंगे, बोथ लार्ज एंड स्मॉल रिसाइकलर्स, ये इसमें क्या होंगे, इसके बेनिफिशियरी वगैरह होंगे। मीन्स कि ये बेनिफिशियरी जो हैं ये रिसाइकल करेंगे इन सब चीज़ों को। और इसका इंसेंटिव मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 20% कैपिटल
तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को रिसाइकिल करेंगे, रिसाइक्लिंग स्कीम में अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इससे हमारे यहाँ जॉब भी क्रिएट होंगी और 8,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर क्रिएट होगा, और जो कि 70,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब भी क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। तो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का क्या रिपोर्ट है वो देख लेते हैं। दिस वन इज द लास्ट टॉपिक एंड द न्यूज इन शॉर्ट्स वी विल कवर इन another video, because this video is going to be very much larger and my tab is lagging so much. Okay, so Ministry of Statistics and